गुड मॉर्निंग गाइस। आज का लेक्चर स्टार्ट करता है। लास्ट टाइम हम लोग ये टॉपिक पे थे जहाँ पे सिस्टम का रिलायबिलिटी कैसे हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं, उसके रिलेटेड हम लोग पॉइंट्स पढ़ रहे थे। तो एज यू कैन सी हम लोगों ने सर्टन पॉइंट्स यहाँ पे जो डिस्कस किए थे, दैट इज द सेफ्टी, सिस्टम रिलायबिलिटी इंप्रूव करने के लिए अनसेफ जो अगर सिस्टम्स है उसको हम लोग कैसे थोड़ा रेक्टिफाई कर सकते हैं, देन वे टू अचीव द सेफ्टी, एंड फाइनली सिक्योरिटी इज द टॉपिक जहां से अभी आज हम लोग वापस डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। तो सिक्योरिटी में आपको क्या बोला है, आपके सिस्टम को सिक्योर रखने का मतलब है कि वायरसेस या वर्म्स जैसे थ्रेट नहीं आने चाहिए। देन एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम अनऑथोराइज यूजर्स को एक्सेस नहीं मिलना चाहिए। अनऑथोराइज यूजर्स का मतलब आपको जो यूजर्स है आपके सिस्टम में उनका एक्सेस बहुत क्लियरली डिफाइन करना है। लाइक इफ आई से कि वी हैव स्टूडेंट, प्रोफेसर, एचओडीज एंड प्रिंसिपल, तो ये हर किसी को क्या लेवल का डेटा एक्सेस होगा ये आपको बताना है। अगर स्टूडेंट है तो वो अनऑथोराइज्ड स्टूडेंट नहीं है उसको, बट उसका ही एक इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन ही एक्सेस होना चाहिए और किसी का नहीं। दैट इज व्हाट वी मीन बाय अनऑथोराइज्ड यूज ऑफ द सर्विस और अ डेटा। सो यहाँ पे हम लोगों ने सबसे पहले क्या बोला, एक्सपोजर, possible loss or harm in computing. This can be loss of damage or data or the loss of time and efforts if recovery is necessary after the security breach. तो एक्सपोजर जो है वो लिमिटेड होना चाहिए, है ना। जितना मुझे जरूरी है उतना ही डेटा का एक्सपोजर मुझे मिलना चाहिए। अननेसेसरीली अगर एक्स्ट्रा डेटा का एक्सपोजर अगर कोई भी XYZ वे में अगर मुझे मिल रहा है, देन दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम, बिकॉज आपका सिस्टम जो है वो या तो बहुत सारा डेटा एक्सेस करने से वहाँ पे सिक्योरिटी ब्रीच होगा, देन फेलियर्स हो सकते हैं, है ना। वल्नरेबिलिटी अगर कुछ रहेंगे, मतलब कोई रिस्क है वहाँ पे सिस्टम में, कोई वीकनेसेस है कि जिसको एक्सप्लॉइट करके दूसरा कोई पर्सन आपके सिस्टम को एक्सेस कर सकता है या आपका सिस्टम का डेटाबेस एक्सेस कर सकता है। तो ये जो वल्नरेबिलिटी है, वल्नरेबिलिटी का मतलब हो गया कि अभी मैंने जब सॉफ्टवेयर बनाया था वो टाइम पे विंडोज 8 चल रहा था, अब विंडोज 10 आ गया और उसके साथ मेरा सिस्टम ज़्यादा कॉम्पिटेबल नहीं है। और एल्स आई गिव यू वन मोर एग्जांपल। आपने देखा है कि हम लोग ब्राउजर्स, डेस्कटॉप पे ब्राउजर्स जो यूज़ करते हैं वहाँ पे हम लोगों के पास ऑप्शन रहता है कि मेरा ब्राउजर जो है मेरे यूज़र नेम पासवर्ड्स जो है वो सेव करके रखेगा। जैसे हम लोग के पास क्रोम ब्राउजर है तो वो आपका जीमेल अकाउंट का यूजर नेम पासवर्ड जो है वो सेव करके रखेगा। सो अगर नेक्स्ट टाइम वहां पे अगर आप वापस जीमेल पे जाते हो तो एवरी टाइम वी आर नॉट सपोज टू एंटर आर लॉग इन डिटेल्स, बराबर है। अब प्रॉब्लम क्या हो, स्टार्टिंग में जब क्रोम ब्राउजर नया था वो टाइम पे प्रॉब्लम क्या हुआ था कि विंडोज पे अगर मैं ये सेम चीजें अगर स्टोर कर रहा हूँ इट वर्क्स फाइन, लेकिन मैक पे अगर मैं जा रहा हूँ क्रोम ब्राउजर लेके तो मैक में अगर मैं सिर्फ उसका जो पासवर्ड स्क्रिप्ट है उसका एड्रेस अगर सिर्फ एड्रेस बार में डाल रहा हूँ ना तो वो बहुत प्लेन टेक्स्ट में मुझे सारे पासवर्ड्स वहां पे एक्सेसिबल होते थे। सो दैट इज व्हाट वी मीन बाय वल्नरेबिलिटी। मतलब आप ब्राउजर में पासवर्ड जो सेव कर रहे हैं वो सेफ नहीं है। देन अटैक, ये तो हम लोग को पता है, थ्रेड्स एंड कंट्रोल बेसिक है। सो अब यहाँ पे आपको क्या बोला है, डैमेज फ्रॉम द इनसिक्योरिटी। सो एक क्या हो सकता है, डॉस अटैक हो सकता है। डॉस अटैक मतलब आपके हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क में पढ़ते हैं कि सर्वर के साथ अगर जब क्लाइंट कनेक्ट होता है तो उसके उसके लिए 3 वे हैंडशेक होता है। 3 वे हैंडशेक का मतलब होता है जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो अगर मैं कॉल लगा रहा हूँ, रिंग गया सामने पर्सन को, दैट इज 1 वे। वो पर्सन ने कॉल रिसीव करके हेलो बोला, दैट इज सेकेंड, 2 वे हो गया। एंड उसके रिप्लाई में उसके हेलो को एक्नोलेज करते हुए अगर मैं भी हेलो बोलूंगा वो क्या हो गया, 3 वे हो गया। तो आपका सर्वर जो है वो ये 3 वे हैंडशेक कंप्लीट करता है, उसके बाद में डेटा कम्युनिकेशन चालू हो गया। मतलब मैंने कॉल किया, हेलो बोला, आपने मैंने कॉल किया, आपने कॉल रिसीव करके हेलो बोला, मैंने सामने हेलो बोला, दोनों को पता चल गया कि हाँ एक दूसरे का आवाज एक दूसरे को आ रहा है। देन विल स्टार्ट विद आवर कम्युनिकेशन, जो भी बात करना है वो। अब सर्वर पे भी ये सेम पैटर्न फॉलो होता है जिसको 3 वे हैंडशेक बोलते हैं। तो अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो गया कि आप जब ऐसे कोई सर्वर पे अगर जा रहे हैं सो वो टाइम पे
ब्लैंक कॉल्स आ रहे हैं। इन शॉर्ट ब्लैंक कॉल्स का मतलब क्या है कि मैंने कॉल किया, रिंग बजा, सामने वाले ने उठाया, वो हेलो बोल रहा है, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। सो इससे क्या होगा कि मैं उसका फोन जो है उसको कंटिन्यूअसली बिजी रखूंगा सो दैट उसके काम के फोन ना आए। तो ऐसे ही हम लोग ब्लैंक कॉल्स जब सर्वर पे भेजते हैं, जिससे सर्वर इतना ज्यादा बिजी हो जाएगा कि वो काम के जो रिक्वेस्ट है उसको प्रोसेस ही नहीं कर पाएगा। इसको हम लोग डॉस अटैक बोलते हैं। देन करप्शन ऑफ प्रोग्राम, बग आ गया कोई, है ना। देन कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन जो है उस पर कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम आ गया, है ना, डिस्क्लोजर ऑफ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन ये आएगा। देन सिक्योरिटी अश्योरेंस में क्या बोलना है, वल्नरेबिलिटी अवॉइडेंस। फॉर एग्जाम्पल कोई एक्सटर्नल कनेक्शन से हम लोग यूजर को अलाउ नहीं करेंगे। अगर अगर हम लोग का कंपनी का अगर नेटवर्क है तो हम लोग वो कंपनी के नेटवर्क में ही कंपनी के ही डिवाइसेस जो है उसी को कनेक्ट करेंगे। बाहर के कोई डिवाइसेस को कंपनी के नेटवर्क पे कनेक्ट नहीं होने देंगे। सो इफ यू वांट टू वर्क विद कंपनी या उनके नेटवर्क में, सो उनके डिवाइसेस है, उनका जो नेटवर्क है उसी में आपको पहले परमिशन लेके एंटर करना पड़ेगा एंड देन ओनली यू कैन वर्क देयर। और किसी को हम लोग अलाउ नहीं करेंगे। सो ये वे में वी कैन से कि हम लोगों ने वीपीएन सेटअप किया हुआ है। देन अटैक डिटेक्शन एलिमिनेशन। सो यहाँ पे आपको क्या बोला है कि द सिस्टम इज डिजाइन सो दैट द अटैक ऑन वल्नरेबिलिटी लाइक वायरस या वर्म अटैक हो गया, है ना, वो आपका अटैक डिटेक्शन है। तो आप एंटीवायरस अगर हम लोगों ने सेटअप किया है तो बहुत इजीली हम लोग ऐसे अटैक जो है वो आइडेंटिफाई कर पाएंगे। एक्सपोजर लिमिट, अब कभी कभी हम लोग जो डेटा का एक्सपोजर मिल रहा है आउटर वर्ल्ड को उसको हम लोग लिमिट करेंगे सो दैट आपका डेटा कहीं पे लॉस ना हो, कोई उसको मिसयूज ना करे, आपको रिकवरी या बैकअप में ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। सो ये आपका फर्स्ट वो चैप्टर कंप्लीट हो गया। नाउ इन टुडेज लेक्चर, लास्ट लेक्चर का थोड़ा बहुत मैंने आपको रिवाइज करा दिया वो सिक्योरिटी वाला पॉइंट तक। देर वी आर डन विथ the requirement engineering process. I mean, we are done with the previous chapter. Now we'll be talking about requirement engineering process. That is another chapter in unit 2. सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको क्या बोला है, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस क्या रहेगा, मतलब जो हम लोग रिक्वायरमेंट गैदर करेंगे, सो वो आपको रिक्वायरमेंट कैसे गैदर करना है, उसमें से कौन से काम के इन्फॉर्मेशन हम लोग कैसे रखेंगे, कौन से काम के इन्फॉर्मेशन नहीं है उसको कैसे हम लोग एलिमिनेट करेंगे, ये सारे पॉइंट्स पे हम लोग का फोकस होगा। सो मैंने आपको जो बेसिक एसडीएलसी बताया उसमें बहुत बार हम लोगों ने ये पॉइंट्स पे बात किया है, लाइक वी हैव रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस। इसमें आपको 4 लेवल्स दिए, देखो। फर्स्ट इज फिजिबिलिटी स्टडी। वी हैव मेनी टाइम वी हैव डिस्कस्ड अबाउट फिजिबिलिटी स्टडी, जहां पे हम लोग क्या पॉइंट पे बात करता है, वी टॉक अबाउट टेक्निकल फिजिबिलिटी, ऑपरेशनल फिजिबिलिटी, देन उसके साथ में थर्ड जो आएगा आपका वो आएगा शेड्यूल फिजिबिलिटी एंड इकोनॉमिक फिजिबिलिटी, है ना। सो आप जो रिक्वायरमेंट गैदर कर रहे हैं उसके ऊपर वही जो फिजिबिलिटी स्टडी है वो होगा। गेटिंग एलिसिटेशन एंड एनालिसिस, मतलब रिक्वायरमेंट डिस्कवर करेंगे, हम लोग के पास डोमेन एक्सपर्ट लेके आएंगे, हम लोग अलग अलग जो स्टेक होल्डर्स जो वो सॉफ्टवेयर पे काम करने वाले हैं उनका इंटरव्यू लेंगे और उसके बेस के ऊपर हम लोग काम के रिक्वायरमेंट कौन से है वो सब रिक्वायरमेंट को हम लोग गैदर करेंगे, सबको हम लोग ऑर्गेनाइज करेंगे, देन उस पर हम लोग प्रायोरिटी सेट करेंगे, काम के कौन से है जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको पहले डेवलप करेंगे, जो कम काम के है उसको हम लोग बाद में रखेंगे। उसके साथ में आपका जो सॉफ्टवेयर बना रहे उसका डोमेन एक्सपर्ट रहेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कॉलेज के लिए सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ जिसमें स्टूडेंट प्रोफेसर हर कोई वर्क करेगा, सो हम लोग के पास डोमेन एक्सपर्ट रहेगा कोई। तो डोमेन एक्सपर्ट का मतलब है ऐसा पर्सन जिसने पहले भी कॉलेज के लिए ऐसे सॉफ्टवेयर बनाए हुए हैं अलग अलग कॉलेजेस के लिए, तो उनको पता है कि बेसिक कॉलेज के रिक्वायरमेंट्स क्या रहेंगे, हम लोग उनके साथ डील करेंगे, बराबर है। उनके साथ मिलके हम लोग जो मिसिंग रिक्वायरमेंट्स है वो हम लोग यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे। स्पेसिफिकेशंस आएंगे आपके पास, है ना, दिस आर द पॉइंट्स। स्पेसिफिकेशन में ऑफ कोर्स हम लोग रिक्वायरमेंट स्पेसिफाई करेंगे। देन उसके बाद में नेक्स्ट अगर आप देखेंगे वी हैव स्पेसिफिकेशन,
वैलिडेशन, चेक द रिक्वायरमेंट विच डिफाइंस द सिस्टम दैट कस्टमर वांट्स, है ना, ये वैलिडेट करेंगे कि कस्टमर ने जो बोला है उसी के हिसाब से आपके रिक्वायरमेंट गैदर हुए या नहीं हुए। अब इसके बेस के ऊपर इफ यू नोटिस दिस डायग्राम, सो ये डायग्राम आपको क्या बता रहा है, देखो सबसे पहले फिजिबिलिटी स्टडी हुआ, हम लोगों ने 4 टाइप के फिजिबिलिटी स्टडी पढ़े हैं, आपको वो याद रखना है, रिमेंबर, आपको वो याद रखना है। नेक्स्ट टाइम जो अगर आप सॉरी नेक्स्ट टाइम अगर आप वो सेम कहीं पे भी अगर फिजिबिलिटी स्टडी आएगा, यू सपोज टू रिमेंबर कि हम लोगों के कौन से फिजिबिलिटी स्टडी है जो आपको याद रखने हैं। आई होप हम लोगों को बहुत प्रॉपरली याद है हम लोगों के कौन से फिजिबिलिटी स्टडी है। फर्स्ट इज टेक्निकल फिजिबिलिटी, जिसमें हम लोग कौन सा टेक्नोलॉजी यूज करने वाले हैं उसके ऊपर फोकस होगा। नेक्स्ट हम लोगों का होगा इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी, जहाँ पे अगर हम लोग कुछ ऐड कर रहे हैं वो हम लोग के बजट में है कि नहीं, उसके ऊपर हम लोग का फोकस होगा। उसके बाद जो आएगा दैट इज ऑपरेशनल फिजिबिलिटी, मतलब हम लोग ऐड करने के लिए तो बहुत सारी चीजें ऐड करेंगे, लेकिन वो सारे हम लोग के काम के हैं, हम लोग के लिए जरूरी है, और जो एनवायरनमेंट में जो टेक्नोलॉजी हम लोग यूज करेंगे वहां पे वो इजीली वर्कआउट कर पाएंगे, हम लोग के जो यूजर है उसको वो इजीली हैंडल कर पाएंगे, है ना, ये सारे पॉइंट्स रहेंगे। ऑलरेडी हम लोगों ने बहुत बार डिस्कस किया है ये सारे पॉइंट्स को। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे फिजिबिलिटी स्टडी होगा, तो 4 टाइप के जो फिजिबिलिटी स्टडी हम लोगों ने पढ़े हैं वो, उसका रिपोर्ट जनरेट होगा। अब आपको ये फिजिबिलिटी स्टडी के बेस के ऊपर आप क्या करेंगे, जो आपको रिक्वायरमेंट मिले उसको आप ऑर्गेनाइज करेंगे, सॉर्ट आउट करेंगे इन शॉर्ट, और यहाँ पे जो काम के हैं उसको हम लोग रखेंगे, सर्टेन काम के नहीं है उसको हम लोग क्या करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे। उसके बेस के ऊपर आपका एक बेसिक सिस्टम मॉडल बन जाएगा, बराबर है, जिससे हम लोग को पता चलेगा कि क्या रिक्वायरमेंट है और उसके लिए कितने मॉड्यूल्स डिवाइड, आपका सिस्टम जो कितने मॉड्यूल्स में बनेगा, हर मॉड्यूल में क्या क्या फंक्शंस हम लोग ऐड करेंगे, ये हम लोगों ने रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट में ऐड किया ये सिस्टम मॉड्यूल। देखो देन उसके बाद में आपने जो भी रिक्वायरमेंट को ऑर्गेनाइज करके आपको पता चला कि कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट मिसिंग है, कोई रिक्वायरमेंट अननेसेसरीली वहां पे एडेड है जो काम के नहीं है ना, और कोई रिक्वायरमेंट बहुत काम के है जिसको आपको पहले बनाने की जरूरत है, फ्यू रिक्वायरमेंट जिसका प्रायोरिटी लेवल कम है, जिसको हम लोग अगर बाद में भी बनाएंगे तो चल जाएगा काम। तो इसके हिसाब से रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन में हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किए, आई मीन रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन एनालिसिस में रिक्वायरमेंट को ऑर्गेनाइज किए, प्रायोरिटी लिस्ट में डाला, उसके हिसाब से हम लोगों ने अपने रिक्वायरमेंट स्पेसिफाई किए, क्योंकि फर्स्ट टाइम जो हम लोग फर्स्ट यूनिट बनाएंगे सॉफ्टवेयर का उसमें ये वाले रिक्वायरमेंट्स के ऊपर हम लोग फोकस करेंगे, ये फंक्शंस बनाएंगे। देन उसमें अगर वापस हम लोग को लगता है कि फ्यू थिंग्स आर मिसिंग, तो वापस हम लोग यहाँ पे जाएंगे और बोलेंगे कि भाई यहाँ पे ये रिक्वायरमेंट फर्स्ट डेवलपमेंट में ऐड करने की जरूरत है। तो उसके हिसाब से हम लोगों ने यूजर एंड सिस्टम रिक्वायरमेंट को फिल्टर आउट किया, और वो सेम मतलब आप देखो कि अगर मैं कोई रिक्वायरमेंट ऐड कर रहा हूँ लेकिन वो रिक्वायरमेंट के साथ में आपको सपोज जरूरत है कि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको अपडेट करने की जरूरत है, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ऑपरेटिंग सिस्टम करना पड़ेगा। अगर आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम, हेलो हेलो, एम आई ऑडिबल? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir, you're audible. ओके ओके, सो यहाँ पे वही सेम पॉइंट्स पे हम लोग फोकस कर रहे हैं, ठीक है। नाउ इसके बाद अगर आप देखेंगे हम लोगों ने जो रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशंस किए उसको हम लोग यूजर रिक्वायरमेंट एंड यूजर के पास जो मशीन्स है ना उसका कैपेबिलिटी क्या है, जो उनके पास जो सॉफ्टवेयर है उसका कैपेबिलिटी क्या है, उसके ऊपर ये सेम फंक्शंस वर्कआउट हो पाएंगे क्या नहीं, ये देखेंगे हम लोग। फॉर एग्जांपल अगर हम लोगों ने कोई रोबोटिक्स वाले फंक्शंस ऐड किए लेकिन आपके पास 5G टेक्नोलॉजी नहीं है जिसके ऊपर ये रोबोटिक्स फंक्शंस या रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी वर्कआउट हो सके, तो हम लोग को वो स्पेसिफिक जो रिक्वायरमेंट्स है उसको एलिमिनेट करना पड़ेगा, है ना। सो देखो रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशंस किए, उसको हम लोगों ने वैलिडेट किए। वैलिडेट करने का मतलब है कि जो रिक्वायरमेंट यूजर ने दिए थे और जो फाइनली हम लोगों ने स्पेसिफाई किए, तो यूजर ने जो बोला था उसके साथ में ये मैच हो रहा है कि नहीं, ये देखेंगे। और इसके हिसाब से वापस हम लोग क्या करेंगे, रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट को अगेन वेरीफाई करेंगे हम लोग कि सिस्टम मॉडल
यूजर एंड सिस्टम रिक्वायरमेंट मतलब यूजर के रिक्वायरमेंट के साथ में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, आपके पास जो इंटरनेट कनेक्शन है, आपके पास बाकी के जो सॉफ्टवेयर्स है वो कॉम्पेटिबल है या नहीं, जो सॉफ्टवेयर हम लोग बनाने वाले, जो फंक्शंस हम लोग इम्प्लीमेंट करने वाले, एंड आपने जो फाइनल रिक्वायरमेंट निकाले है वेदर दोज रिक्वायरमेंट्स आर मैचिंग विद द रिक्वायरमेंट विच इज प्रोवाइडेड और मेंशन फ्रॉम द यूजर साइड। ये तीनों चीजों पे फोकस करके हम लोग क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट बनाएंगे। ठीक है। नाउ स्पाइरल मॉडल फॉलो होता है। स्पाइरल मॉडल का मतलब क्या रहता है, कोई एक चीज पे आप धीरे धीरे काम करेंगे, ठीक है, और ये जो है ना ये साइकिल चलते रहेगा। देखो इट गोज लाइक दिस, ये साइकिल ऐसा चलते रहेगा। सो अब ये साइकिल चल क्या रहा है, और ये साइकिल जो है वो सिर्फ रिक्वायरमेंट जो आपका यहाँ पे आपको क्या बोला है, देखो दिस स्पाइरल मॉडल इज जस्ट देयर फॉर 3 पर्पस, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन एंड रिक्वायरमेंट वैलिडेशन। तो रिक्वायरमेंट वैलिडेशन में ये पार्ट आएंगे, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन में ये पार्ट आएंगे, एंड रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन में ये पार्ट आएंगे, जिसमें हम लोग सिस्टम रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट जो है फाइनली ये बनाएंगे हम लोग। ये तीनों को कंबाइन करके आपका ये फाइनल सिस्टम रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग सपोज रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन से चालू करते हैं। तो रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन में सबसे पहले आपने क्या किया, बिजनेस रिक्वायरमेंट स्पेसिफाई किया। बिजनेस रिक्वायरमेंट स्पेसिफाई होने के बाद में उसमें हम लोग क्या करेंगे, मेनली यहाँ पे अगर आप देखेंगे बिजनेस रिक्वायरमेंट स्पेसिफाई होने के बाद में उसके ऊपर आप क्या करेंगे, यूजर रिक्वायरमेंट जो है वो मेंशन करेंगे, क्योंकि बिजनेस रिक्वायरमेंट तो ये बोल रहा है, लेकिन यूजर रिक्वायरमेंट क्या है, बिजनेस रिक्वायरमेंट बोलेगा क्योंकि हम लोग को कॉलेज के लिए एक सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड है जहाँ पे हम लोग अपना सारा काम जो है वो ऑटोमेट कर सके। लेकिन उसके साथ फिर हम लोग देखेंगे कि आपके कॉलेज में कॉलेज सॉफ्टवेयर के ऊपर जो अलग अलग टाइप के यूजर्स वर्कआउट करने वाले, लाइक वी हैव प्रोफेसर्स, देन स्टूडेंट्स, एचओडी, प्रिंसिपल, अकाउंट स्टाफ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उनके पास से रिक्वायरमेंट लेंगे और देखेंगे कि आपके बिजनेस रिक्वायरमेंट में क्या चीज़ें आपने मेंशन की है, एंड आपके यूजर्स के इंडिविजुअल अपने रिक्वायरमेंट्स क्या है। ठीक है, बिजनेस रिक्वायरमेंट में तो आप बता देंगे ना कि हाँ हम लोग का कॉलेज प्रोसेस को स्मूथ करना है हम लोग को, तो आप स्टूडेंट के जो आई मीन हम लोग के जो प्रोसेसेस है वो आप ऑनलाइन कर दो। लाइक ऑनलाइन करने का मतलब क्या होगा, फर्स्ट थिंग कि मैंने बोल दिया कि हम लोग का जो लेक्चर्स है वो ऑनलाइन डाल दो, देन रिजल्ट जनरेशन सिस्टम है वो ऑनलाइन कर दो, एडमिशन प्रोसेस ऑनलाइन कर दो। अब ये सब हम लोगों ने बोल दिया, लेकिन वहाँ पे सारे फंक्शंस नहीं आएंगे, है ना। उसमें नेक्स्ट क्या आएगा, यूजर रिक्वायरमेंट्स आएंगे। तो यूजर रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन में हम लोग देखेंगे कि जो पॉइंट्स हम लोगों ने बोले उसके कंपैरिजन में यूजर के रिक्वायरमेंट्स कौन से मैच हो रहे हैं और कौन से मैच नहीं हो रहे। तो अगर यूजर रिक्वायरमेंट्स अगर कोई मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहा है, उसके हिसाब से हम लोग वापस यहाँ पे मॉडिफिकेशन करेंगे। लाइक विल बी आस्किंग, अगर कॉलेज सिस्टम है तो सपोज वहाँ पे हम लोग के पास अलग अलग टाइप के यूजर्स रहेंगे। इन वी हैव अ प्रोफेसर। अब एक ही कॉलेज में आप देखोगे अगर NMIMS कैंपस है तो वहाँ पे आपके पास प्रोफेसर्स जो रहेंगे, दोज प्रोफेसर्स आर देयर फॉर जूनियर कॉलेज, डिग्री कॉलेज, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए, MBA टाइप या MSc MCA टाइप कोर्सेज के लिए, बराबर है। देन अभी जूनियर कॉलेज के अंदर वापस आपके पास साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स आएगा। देन इंजीनियरिंग अगर कॉलेजेस है तो वहाँ पे डिप्लोमा दैट इज कंसिडर्ड एज द जूनियर कॉलेज, एंड इंजीनियरिंग दैट इज द डिग्री कॉलेज, वो होगा। तो उसके कुछ अलग रिक्वायरमेंट्स रहेंगे। देन जूनियर कॉलेज में अगर आप आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स के प्रोफेसर्स देखेंगे तो द वे दे इवेल्युएट स्टूडेंट एंड उनके जो मेन एकेडमिक्स है वो डिफरेंट रहेंगे एक दूसरे से। देन डिग्री कॉलेज अगर आप देखेंगे तो अगेन आपको पता चलेगा कि उसमें सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज रहेंगे, लाइक BSc IT इज द सेल्फ फाइनेंस कोर्स। तो जो एडेड कोर्सेज है लाइक कॉमर्स एंड जो सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज है उसके वापस कोई ना कोई अपने अलग रिक्वायरमेंट रहेंगे। सो वो हम लोग को मेंशन करना है। और सेम वे ये जो अलग अलग कोर्सेज के प्रोफेसर्स है वैसे ही अलग अलग कोर्सेज के स्टूडेंट्स रहेंगे, तो उनके क्या स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है ये सारे आप यहाँ पे देखेंगे।
एंड ये देखो यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट स्पेसिफाई किए हुए यूजर रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन के साथ में अभी ये हम लोगों ने यूजर ने जो भी कुछ दिया वो दिया बताया हम लोगों ने, उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे यूजर स्पेसिफिकेशन मतलब उनके साइड से जो आया है और एक्चुअल सॉफ्टवेयर में कौन से रिक्वायर्ड है वो देखेंगे हम लोग। एंड उसके लिए हम लोग यहाँ पे फिजिबिलिटी स्टडी का हेल्प लेंगे कि हम लोगों ने मॉड्यूल बाय मॉड्यूल कैटेगरी ऑफ द स्टूडेंट या प्रोफेसर्स हम लोगों ने रिक्वायरमेंट को ऑर्गेनाइज कर दिया, प्रायोरिटी लिस्ट में डाल दिया। अभी हम लोग को एग्जैक्ट स्पेसिफिकेशंस पता है, एग्जैक्ट यूजर की रिक्वायरमेंट पता है कि हर एक कौन से टाइप के यूजर्स रहेंगे। प्रोफेसर्स है तो जूनियर कॉलेज के प्रोफेसर्स है उनके रिक्वायरमेंट क्या है, डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर्स के रिक्वायरमेंट क्या है, इंजीनियरिंग वाले प्रोफेसर्स जो है उनके रिक्वायरमेंट क्या है, एंड जो पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज है उनके रिक्वायरमेंट्स क्या है। अब उसमें हम लोग फिजिबिलिटी स्टडी अप्लाई करेंगे क्योंकि ये जो जो रिक्वायरमेंट्स है इसको फुलफिल करने के लिए हम लोग के पास बजट कितना है, टाइम कितना है, एंड जो टेक्नोलॉजी हम लोग यूज कर रहे हैं, लाइक हम लोग सिर्फ वेबसाइट बना रहे हैं या हम लोग सिर्फ मोबाइल ऐप बना रहे हैं, तो वो टाइम पे ये स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी जो हम लोग यूज कर रहे हैं वो टेक्नोलॉजी यूज करके ये सारे फंक्शंस या ये सारे रिक्वायरमेंट फुलफिल करना पॉसिबल है क्या। अगर नहीं है तो हम लोग उसको फिल्टर आउट करेंगे, बराबर है, एलिसिटेशन प्रोसेस जो रहेगा, और उस पर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे कि अभी हम लोग फाइनली कितना बना सकते हैं। तो सपोज हम लोग को मिले कि 100 रिक्वायरमेंट्स हम लोग बना सकते हैं, लेकिन उसके बाद में वापस हम लोग देखेंगे कि ये 100 रिक्वायरमेंट हम लोगों के पास जो सिस्टम है, जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर डिवाइसेस हम लोग के पास प्रेजेंट है, उसके ऊपर ये फंक्शंस प्रॉपरली वर्कआउट हो पाएंगे क्या, है ना। तो अगर कितने प्रॉपरली वर्कआउट हो पाएंगे उसके बेस के ऊपर देन हम लोग क्या करेंगे, सिस्टम रिक्वायरमेंट एंड जो स्पेसिफिकेशन है उसके हम लोग मॉडल डायग्राम्स बनाएंगे, जैसे डायग्राम्स आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के प्रैक्टिकल में बनाते हैं। ये डायग्राम का हेल्प लेके हम लोग अभी आपका पूरा जो सिस्टम है उसका एक प्रोटोटाइप बनेगा, डमी मॉडल बनेगा, एंड देन वो डमी मॉडल के को हम लोग थोड़े टाइम के लिए वर्कआउट करेंगे, देखेंगे, वेरीफाई करेंगे, और फाइनली उसके ऊपर हम लोग अलग अलग लोगों के पास से रिव्यूज लेंगे, और वो रिव्यूज में अगर आपको लगता है कि सारी चीजें अगर हम लोगों ने प्रॉपरली मेंशन कर दी है, दैट इज रिक्वायरमेंट वैलिडेशन, जहाँ पे यूजर रिक्वायरमेंट्स आर मैचिंग विद द फाइनल प्रोटोटाइप, है ना, या रिव्यूज में अगर यूजर ने बोला है कि नहीं कहीं पे कोई चेंजेस की जरूरत है, वो हम लोग अप्लाई करेंगे, एंड फाइनली वो अप्लाई होने के बाद में फिर हम लोग क्या करेंगे, सिस्टम रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट बना देंगे। सो आई होप दिस इज क्लियर। देन फिजिबिलिटी स्टडी बहुत सिंपल है, हम लोगों ने ऑलरेडी जो स्टडी किया वही है फिजिबिलिटी स्टडी। आपके 4 टाइप के फिजिबिलिटी स्टडीज रहेंगे। सो फिजिबिलिटी स्टडी क्या बोला है, this study basically decides whether or not a proposed system is worthwhile or not। अगर हम लोग कुछ बना रहे हैं वो बनाने की एक्चुअल में ज़रूरत है या बिना बनाए हम लोग का काम हो सकता है। जैसे आप देखो कि अगर इफ कॉलेज थिंक्स कि हम लोग का फ्यूचर में अगर ऐसा कोई वापस सिचुएशन आया पेंडेमिक टाइप, तो हम लोग को वापस वर्क फ्रॉम होम करना पड़ सकता है, सारा कॉलेज ऑनलाइन चलेगा। तो अगर ये सब कुछ अगर ऑनलाइन चल रहा है तो वो टाइम पे हम लोग को अलग से अगर एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है, जहाँ पे हम लोग ये सेम लेक्चर्स ऑनलाइन ले सके, एग्जाम्स ऑनलाइन ले सके, अटेंडेंस ऑनलाइन हो सके, बाकी के अटेंडेंस के आपके रिपोर्ट जो है वो ऑनलाइन जनरेट हो सके। तो ये अगर पॉसिबल है, अब पॉसिबल तो है, बना तो सकते हैं, लेकिन इज इट वर्थ वाइल, मतलब नाउ इफ यू नो कि आपके पास 4 to 5 months मैक्सिमम पकड़ो, एंड देर आर हाईली चांसेस कि एवरीथिंग विल गो बैक टू नॉर्मल, बराबर है। तो वो टाइम पे अगेन ऐसा कोई सिचुएशन आएगा, इसके प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, और आएगा तो भी वापस इतना ही एक्सट्रीम रहेगा, उसका प्रोबेबिलिटी भी बहुत कम है बिकॉज अभी हम लोग उससे यूज टू हो चुके हैं। सो अब अगर हम लोगों का सेम चीजें सेम काम अगर MS टीम जो है इसका ही सब्सक्रिप्शन से अगर चल रहा है, तो हम लोग अपने खुद के कस्टमाइज सॉफ्टवेयर क्यों बनाए, गेटिंग। सो आपका एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर में वीडियो लेक्चर्स ये वो सारे फैसिलिटीज ऐड करना, जो आपको एक स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर में मंथली या ईयरली सब्सक्रिप्शन पे अवेलेबल है, दैट इज नॉट वर्थ ऑफ डेवलपिंग। सो हम लोग क्या करेंगे, शॉर्ट में ही आपके पास जो सॉफ्टवेयर है वही सॉफ्टवेयर को
स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर को हम लोग अपने ओरिजिनल सॉफ्टवेयर के साथ कनेक्ट कर देंगे। जैसा आज के टाइम पे प्रोसेस चल रहा है, आपके लेक्चर्स, एग्जाम्स, अटेंडेंस हम लोग MS टीम से लेते हैं, जिसको हम लोग SAP सॉफ्टवेयर के साथ कंबाइन करके आपका सारा डेटा वहां से जनरेट हो जाता है। सो फिजिबिलिटी स्टडी में हम लोग मेनली यही चीज़ों पे फोकस करता है। कोई एक चीज़ अगर हम लोग बना रहे हैं, वो बनाना वर्थ है क्या। अगर स्टैंडर्ड कोई सॉफ्टवेयर आपको वो सेम चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं एट द चीपर रेट, बराबर है, सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। सो अब क्या है कि MS टीम का सब्सक्रिप्शन मैं कब तक रखूंगा, फॉर नेक्स्ट 5 to 6 months, जब तक नॉर्मल कॉलेजेस चालू नहीं होते। एक बार नॉर्मल कॉलेज चालू हो गया, फिर मुझे ये सब्सक्रिप्शन की ज़रूरत नहीं है, मैं उसको हटा दूंगा। वापस अगर कभी ज़रूरत पड़ा, वापस ये सब्सक्रिप्शन ले लूंगा मैं। सो इसका मतलब क्या है कि आप चाहिए तब ये चीज़ों को अपने सॉफ्टवेयर के साथ अटैच कर सकते हैं, नहीं चाहिए तो आप वापस हटा सकते हैं। सो इससे आपका परमानेंट इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, यू आर जस्ट पेइंग अ चार्ज, दैट इज द रेंट फॉर दिस। आप चाहिए तो वो रेंट भरो, नहीं चाहिए सब्सक्रिप्शन कैंसिल कर दो। तो आपके उतने एफर्ट्स, उतना इन्वेस्टमेंट नहीं होगा जितना रियल प्रोजेक्ट बनाने में होगा। So that's why this is very much required. Now, so यहाँ पे वही बोला, if the system contribute to organizational objective, first ये देखेंगे। उसके साथ में करंट टेक्नोलॉजी जो हम लोग के पास है, जैसे आप देखो कि 5G इंडिया में अभी तक एक्सेसिबल नहीं है। 5G फोन्स भले आपको मिल रहा है, 5G कनेक्शन नहीं मिल रहा है। सो अगर रोबोटिक्स टाइप कुछ चीज़ें अगर मुझे इम्प्लीमेंट करना है, चलाना है, तो वो 5G पे ही बेस्ट सूटेबल है। सो वो हम लोग देखेंगे, और वो अगर इम्प्लीमेंट करेंगे तो कॉस्ट एंड शेड्यूल हम लोग का क्या हो रहा है ना। इफ द सिस्टम कैन बी इंटीग्रेटेड विद अदर सिस्टम, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया दैट NMIMS का SAP सॉफ्टवेयर इज करेंटली इंटीग्रेटेड विद द MS टीम, बराबर है। और यहाँ पे वही जो भी मैंने आपको बताया, वही सेम क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किए। व्हाट इफ द सिस्टम वाजंट इंप्लीमेंटेड, व्हाट आर द करंट प्रोसेस प्रॉब्लम्स, क्या आ रहा है, अभी क्या तकलीफ है कि आपको नया सॉफ्टवेयर की जरूरत है। प्रपोज सिस्टम आपको कैसे वो आपके जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने में हेल्प करेगा, बराबर है। और जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो इन्वेस्टमेंट के ऊपर उतना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको मिल पाएगा क्या। अगर मैं सपोज इफ NMIMS इन्वेस्ट 2 crore ऑन XYZ सॉफ्टवेयर, एंड वो अगर बैंक जितना आपको रिटर्न देता है ईयरली बेस पे, अगर उतना रिटर्न अगर मुझे वो इन्वेस्टमेंट पे नहीं मिल रहा है, देन दैट इज वर्थलेस। ये भी हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे, है ना। देन अगर मैं यहाँ पे इंटीग्रेट कर रहा हूँ कोई नए सॉफ्टवेयर को दूसरे सॉफ्टवेयर के साथ में, सो वो इंटीग्रेशन कितना स्मूथ रहेगा। इट शुड नॉट हैपन कि वो इंटीग्रेशन ही प्रॉपर नहीं हो पा रहा है और उसकी वजह से हम लोग को ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा है। देन न्यू टेक्नोलॉजी है, तो उसको यूज करने के लिए क्या दूसरे स्किल्स की हम लोगों को जरूरत पड़ेगी, है ना, वो हम लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे। सो दिस आर द मेन पॉइंट्स जिसके ऊपर हम लोग यहाँ पे फोकस करेंगे। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। नाउ नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है, टॉक्स अबाउट रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन एनालिसिस। ऑलरेडी जैसे मैंने आपको बता दिया, इसमें हम लोग टेक्निकल स्टाफ को इन्वॉल्व करेंगे सबसे पहले तो, और ये टेक्निकल स्टाफ कस्टमर के साथ मिलके, कस्टमर मतलब जो एक्चुअल में आपके लिए आपके साथ वहां पे ही रहेंगे, जिनको थोड़ा बहुत टेक्निकल नॉलेज रहेगा, जो रिक्वायरमेंट के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में आपको हेल्प करेंगे, है ना। एंड उसके साथ में आपका जो मेन एप्लीकेशन है उसके लिए क्या क्या काम के फंक्शंस आपके कॉलेज में के सॉफ्टवेयर में हम लोग ऐड करने वाले हैं, और वैसा ही दूसरा कोई कॉलेज का सॉफ्टवेयर में कौन से फंक्शंस है, उसको कंपेयर करके हम लोगों के लिए कौन से काम के हैं वो आइडेंटिफाई करेंगे। तो इसके लिए आपका टेक्निकल स्टाफ एंड कस्टमर साइड से कोई टेक्निकल लोग जो रहेंगे वो दोनों साथ में काम करेंगे और उससे वी कैन डिफाइन, ठीक है। So the system should provide the system's operational constraint. Now यहाँ पे आपको क्या बोला है, हम लोगों के पास स्टेक होल्डर्स है। स्टेक होल्डर्स का मतलब हर एक इंडिविजुअल पर्सन जो आपके प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है या आपके प्रोजेक्ट को यूज करेगा, उसको हम लोग स्टेक होल्डर बोलते हैं। लाइक वी हैव एंड यूजर्स,
मैनेजर्स, इंजीनियर्स, है ना, मेंटेनेंस वाले जो लोग इन्वॉल्व होंगे, डोमेन एक्सपर्ट जो आएंगे, वो सब यहाँ पे आएंगे। तो ये सब को हम लोग स्टेक होल्डर बोलेंगे। तो इसमें से जो यूजर्स है आपके, वो यूजर्स ही हम लोग के स्टेक होल्डर्स है, उन्हीं को आपको सिर्फ वर्कआउट करना है, उन्हीं से आपका डिस्कशन ज्यादा चलेगा। एलिसिटिंग एंड अंडरस्टैंडिंग स्टेक होल्डर्स। अब यहाँ पे आपको क्या बोला है, सबसे पहले तो आपको समझना है कि आपके जो स्टेक होल्डर्स है उनका मेन काम क्या है। सो स्टेक होल्डर्स के मेन काम क्या रहेंगे अगर आप देखेंगे, सबसे पहले तो आपको एलिसिटेशन में क्या होगा, एक ब्रीफ आइडिया जो है वो आपको डिफाइन करना है कि फाइनल हम लोगों का डिसीजन मेकर्स आपके होंगे। एलिसिटेटिंग मतलब डिसीजन मेकर्स रहेंगे जो फाइनली डिसाइड करेंगे कि ओके ये सॉफ्टवेयर की हम लोग को जरूरत है। लाइक अगर मैं बोलूंगा वी कैन से कि हम लोग के पास कॉस्टिंग रिसर्च कितना हुआ है हम लोगों का, है ना, प्रीवियस सॉफ्टवेयर जो या सिमिलर सॉफ्टवेयर जो अवेलेबल है वो क्या है। अगर हम लोग को क्लाउड रिक्वायर्ड है तो वो क्लाउड पे हम लोग को कितना स्टोरेज रिक्वायर्ड रहेगा, हम लोग के पास ऑपरेशनल कॉस्टिंग कितना जाएगा, ये जो भी चीजें हम लोग बनाएंगे उसका, ये सारे पॉइंट्स के ऊपर दे विल बी फोकसिंग ऑन। एंड उसके साथ में हम लोग स्टेक होल्डर्स को अंडरस्टैंड करेंगे, मतलब उनके रिक्वायरमेंट्स समझेंगे। सो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ स्टेक होल्डर्स। सो स्टेक होल्डर्स के जो भी 50, 60, 500 रिक्वायरमेंट आएंगे, उसमें से कौन से रखने हैं, कौन से एलिमिनेट करने हैं, उसका डिसीजन जो है वो यही स्टेज पे होगा। ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है, स्टेक होल्डर्स डोंट नो व्हाट दे रियली वांट एक्सेप्ट सम जनरल थिंग्स, जो उनको पता है कि हाँ एक सॉफ्टवेयर में ये चीजें होना चाहिए। लाइक अगर आप देखेंगे कि हम लोग जब कोई एक सॉफ्टवेयर कंटिन्यूअसली यूज करते हैं ना, तो उसके बाद उसके जो बेसिक कुछ मिसिंग पॉइंट्स या कुछ रहेंगे वो आपको धीरे धीरे पता चलते हैं, तब तक आपको पता नहीं चलेगा। फॉर एग्जाम्पल, if we talk about a software like okay, let's take example, हम लोग के पास एक बुक माई शो टाइप का सॉफ्टवेयर है। ठीक है, I'll give you one example. So यहाँ पे देखो we have भाई शो से हम लोगों को क्या समझ में आता है, जनरल रिक्वायरमेंट क्या है कि आप जाके यहाँ पे एक मूवी टिकट बुक कर सकते हैं, है ना, और हम लोग अगर नहीं चाहिए तो वो हम लोग सेम मूवी कैंसिल कर सकते हैं। ये आपके बेसिक रिक्वायरमेंट रहेंगे। और आपको क्या करना है, यूजर को ऑनलाइन टिकट्स बुक करने का परमिशन देना है। दिस आर द बेसिक रिक्वायरमेंट। अब इसके अंदर अगर आप देखेंगे, इसके आगे हम लोग के बहुत सारे दूसरे पॉइंट्स आएंगे, बराबर है। अब दूसरे पॉइंट्स में क्या है कि जैसे अगर मैं सपोज ये कोई मूवी के बारे में बात कर रहा हूँ, ये कोई मूवी के बारे में बात कर रहा हूँ, है ना, ये मूवी के बारे में बात कर रहा हूँ सपोज, तो अब वो जो मूवी है, दैट मूवी कम्स इन मल्टीपल लैंग्वेजेस, बराबर है, हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु, तमिल। अब जो टिकट बुकिंग होगा वो अगेन सब कैटेगराइज होगा। मतलब मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा कि इफ समवन इज बुकिंग अ शो ऑफ दिस मूवी इन हिंदी वर्जन, तो उसको सिर्फ वो हिंदी वर्जन के ही डिटेल्स दिखने चाहिए। सेकेंड थिंग, इफ आई एम फ्रॉम मुंबई, तो मुंबई के आजू बाजू के जो थिएटर्स है वही ऑप्शन दिखना चाहिए। अब आप देखो कि आपने अपने सॉफ्टवेयर में ये फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं किया। आई एम इन मुंबई, आप मुझे अहमदाबाद के कोई थिएटर्स है उसका शो भी बता रहे हैं। अब यूजर्स जो है वो सारे टेक्निकल नहीं रहते हैं, उनको पता नहीं है। अब वो कभी कभी क्या करेंगे, दे विल जस्ट बुक द टिकट। अब दे आर एट मुंबई और आज का ही दोपहर का शो दे हैव बुक्ड एट अहमदाबाद। सो हाउ दे आर गोइंग टू मैनेज, एंड एक मूवी के लिए कोई इतना दूर तो जाएगा नहीं। सो इट मीन्स कि आपको क्या करना है, आप यूजर का एग्जैक्ट लोकेशन के बेस के ऊपर आपको चीजें बताना है। दैट्स वन थिंग। दूसरा बात, जब अगर मैं यहाँ पे कोई मूवी टिकट्स अगर बुक कर रहा हूँ, सो अब मैं कौन से सिटी में कौन से थिएटर पे बात कर रहा हूँ और कौन से लैंग्वेज का मूवी, उसके हिसाब से वो कौन से स्क्रीन पे रखा हुआ है,
बराबर है। सो देखो यहाँ पे आपको बताएगा कि ओके दिस आर द स्क्रीन्स जहाँ पे आपको ये मूवी अवेलेबल है। सो उसके बेस के ऊपर इफ आई सिलेक्ट दिस पार्ट, ठीक है, सो अब यहाँ पे वो स्पेसिफिक स्क्रीन पे कितने सीट्स अवेलेबल है उसके हिसाब से उतने ही सीट्स यहाँ पे मुझे बताना चाहिए, नॉट मोर देन दैट। दिस इज अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर ऐसा नहीं होगा देन दिस विल अगेन क्रिएट अ प्रॉब्लम। क्यों? बिकॉज हम लोगों के पास थिएटर में सीट ज्यादा थे, हम लोगों ने कम सेल किए, या फिर कम थे हम लोगों ने सेल ज्यादा कर दिए गलती से। सो ये प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। सो दिस आर सम बेसिक पॉइंट्स जो हम लोग एक रियल सॉफ्टवेयर के बारे में समझते हैं। सो यहाँ पे भी आपको वही दिया कि स्टेक होल्डर को सिर्फ जनरल चीजें पता रहता है। जब हम लोग ऐसे सॉफ्टवेयर पे वर्क करना चालू करते हैं तो आपको और बहुत सारे डिटेल्स यहाँ पे अंदर मिलते हैं। एंड आप अगर देखेंगे बुक माई शो अभी सिर्फ मूवी बुकिंग के लिए नहीं है, आप इवेंट्स बुक कर सकते हैं, प्ले बुक कर सकते हैं, है ना, आप कोई स्पोर्ट्स कहीं पे चल रहे हैं आप वो बुक कर सकते हैं। सो वो बहुत सारी चीजें आपको मिलते हैं। नाउ स्टेक होल्डर एक्सप्रेस रिक्वायरमेंट इन देयर ओन टर्म, बताने के लिए वो खुद से बताएंगे, लेकिन अब उनके जो बोलने का वे है और टेक्निकली हम लोग जो डेवलप करेंगे उसमें डिफरेंस रहेगा। ठीक है, दे माइट प्रोवाइड अ रिक्वायरमेंट, वी वांट अ सर्च बॉक्स लाइक गूगल। अब गूगल इज नॉट जस्ट अ सर्च बॉक्स, वो बहुत कुछ बड़ा है। अब आपको समझना है कि गूगल के जैसा सर्च बॉक्स मतलब वो अपने कंपनी के अगर कोई डॉक्यूमेंट अगर सर्च कर रहा है तो वहां पे सर्च बार दो, फ्रॉम वेयर ही कैन सर्च दोज डॉक्यूमेंट बेस्ड ऑन डेट, नेम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कैटेगरी, डिपार्टमेंट, ये सब ऑप्शन रहेंगे ना। हर एक स्टेक होल्डर्स जो है उनके अलग अलग रिक्वायरमेंट रहेंगे। उसके साथ में ऑर्गेनाइजेशनल एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं, याद रखो। पॉलिटिकल फैक्टर्स का मतलब है कि हम लोग अगर ये डिपार्टमेंट जो है ये डिपार्टमेंट ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है, हम लोग के सीईओ है उनके लिए हम लोग बेटर व्यू प्रोवाइड करेंगे, है ना। ये सब पॉलिटिक्स हमेशा अंदर अंदर चलते रहता है, तो उनके हिसाब से हम लोग उनको ज़्यादा फेवर करेंगे, उनके रिक्वायरमेंट्स को हम लोग ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड करेंगे। वो बेसिक हो गया। देन नेक्स्ट आपको क्या बोला है, ये जो भी हम लोगों के पास एलिसिटेशन एंड एनालिसिस है, एलिसिटेशन में हम लोगों ने क्या बोला कि फाइनल डिसीजन मेकिंग होगा कि ओके कौन से रिक्वायरमेंट रखने हैं कौन से नहीं रखने हैं, है ना, बेस्ड ऑन द टाइम, रिसोर्सेस, बजट एंड टेक्नोलॉजी जो आप बता रहे हो उसके हिसाब से वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है उसके बेस पे देखेंगे। तो रिक्वायरमेंट डिस्कवरी, जहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इंटरेक्ट विद द स्टेक होल्डर्स टू डिस्कवर द रिक्वायरमेंट, है ना, डोमेन रिक्वायरमेंट हम लोग यहाँ पे डिस्कवर करेंगे। देन रिक्वायरमेंट क्लासिफिकेशन हो गए, ग्रुप रिलेटेड रिक्वायरमेंट, एंड ऑर्गेनाइज देम इनटू क्लस्टर वाइज, कि आपके अलग अलग क्लस्टर वाइज, जैसे जूनियर कॉलेज के साइंस वाले जो रिक्वायरमेंट है या जूनियर कॉलेज के रिक्वायरमेंट एक साथ रख दो, या उसको सब कैटेगराइज कर दो सब मॉड्यूल्स के बेस के ऊपर। तो वो हिसाब से आपको पता चलेगा कि कौन से क्लस्टर में कौन से रिक्वायरमेंट फिलहाल हम लोगों ने दिए हुए हैं। देन नेक्स्ट अगर आप देखेंगे, प्रायोरिटाइज करो सारे रिक्वायरमेंट, कौन से सबसे इंपॉर्टेंट है कौन से उससे कम इंपॉर्टेंट है। एंड देन निगोशिएट कि भाई हम लोग के पास यही बजट है, इतना ही टाइम है, तो ये वाले जो रिक्वायरमेंट्स है ये बहुत एक्स्ट्रा हो जाएंगे जो विद इन टाइम या बजट बन नहीं पाएंगे, तो इसको हम लोग एलिमिनेट करेंगे और ये जो काम के है उसके ऊपर हम लोग फोकस करेंगे। और आपके जो सीईओ या कोई सीनियर पर्सन है उनको जो ज़्यादा काम किया उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे। देन सेम वे उसी के बेस के ऊपर रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट बनेगा आपका। सो वही सेम पॉइंट्स है को यहाँ पे आपको दिया हुआ है। दिस इज द स्पाइरल मॉडल फॉर द सेम एलिसिटेशन, डिसीजन मेकिंग। एनालाइज करने का मतलब है आपने क्या क्या रिक्वायरमेंट दिए है उसको आप एनालाइज करो, आपको बेसिकली उसको मॉड्यूल बाय मॉड्यूल सेग्रीगेट करना है, क्लस्टर करना है, एंड फाइनली उसके ऊपर डिसीजन लेंगे कि अब ये मॉड्यूल के लिए इतने रिक्वायरमेंट है, उसको प्रायोरिटी लिस्ट में डालना है, हाईएस्ट इंपॉर्टेंट टू लीस्ट इंपॉर्टेंट, और उसमें से जो हाईएस्ट इंपॉर्टेंट है वो तो आएंगे ही, और जो थोड़े कम कम इंपॉर्टेंट है उसमें से कौन से ऐड करना है, और अभी ऐड करना भी है या नहीं वो देखेंगे हम लोग। सो ये वाला पार्ट रहेगा। रिक्वायरमेंट डिस्कवरी बहुत सिंपल है, सिनारियो क्रिएट करो कि अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम आ गया कि स्टूडेंट यहाँ से नहीं है, वो अगर फॉरेन कंट्री से बिलोंग कर रहा है, ऑनलाइन एग्जाम दे रहा है, और अगर कुछ प्रॉब्लम आया, हाउ वी आर गोइंग टू टैकल दैट, है ना, ये देखेंगे। उसके व्यू पॉइंट्स क्या है वो इंटरव्यू करेंगे। देन उसके लिए हम लोग यूज केस डायग्राम बनाएंगे और उसके साथ में एथनोग्राफी रहेगा। देखो ये एथनोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे। अगर जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आप देखो कि अमेजोन है, तो अमेजोन जो है वो अपने प्रोडक्ट जो सेल कर रहा है ना,
प्लेस टू प्लेस, कंट्री टू कंट्री, एज पर द कल्चर वो अपने प्रोडक्ट को मॉडिफाई करेगा. अगर वो नहीं करेगा दैट विल क्रिएट अ बिग प्रॉब्लम फॉर अमेजोन इटसेल्फ. एक एग्जांपल देता हूं आपको. अमेजोन पे आप देखो कि यूएस में जब अगर अमेजोन कोई प्रोडक्ट सेल करता है ना, तो वहां पे आपको पता चलेगा कि यूएस का जो फ्लैग है वो फ्लैग कलर के वहां पे शॉर्ट्स मिलते हैं, टी शर्ट्स मिलते हैं, शूज मिलते हैं, कैप मिलता है, डोरमेट्स भी मिलते हैं. और यूएस का जो फ्लैग है वो पैटर्न में. अब the culture, the customs are different in US. The way they respect their flag is totally different compared to India. दिस इज द रियल केस जहाँ पे इंडिया का जो ट्राई कलर फ्लैग है वो कलर के डोरमैट सेल हो रहे थे अमेजोन पे. एंड हम लोगों के जो फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर थे सुषमा स्वराज, ही डायरेक्टली वॉर्न अमेजोन कि दिस इज द इंटीग्रिटी एंड रिस्पेक्ट ऑफ इंडिया, एंड इफ यू डोंट रिस्पेक्ट आवर कल्चर और कस्टम्स, बराबर है, एंड इफ यू डोंट रिस्पेक्ट आवर नेशनल फ्लैग देन वी वॉन्ट अलाउ योर बिजनेस इन इंडिया. ठीक है, ये डायरेक्टली ट्विटर पे ये वॉर चल रहा था. सो आप देखो कि आपको वहां का कल्चर कस्टम समझना बहुत जरूरी है. सो वो एथनोग्राफी में आएगा कि आप जो प्रोडक्ट अगर कोई एक कंट्री में सेल कर रहे हैं वैसे ही प्रोडक्ट आप दूसरे कंट्री में सेल नहीं कर सकते एग्जैक्टली. देन सेम वे वी माइट हैव सम मिडल ईस्ट कंट्रीज. अब देखो मिडल ईस्ट कंट्रीज में देयर आर टू मेनी रिस्ट्रिक्शंस, है ना. एंड उनके जो वे ऑफ शॉपिंग रहता है वो अलग रहता है. अब कोई बुरखा या जो हिजाब होता है उनका वो आपको आप इंडिया में अगर मुंबई में या वहां से आपके जो शॉपिंग चल रहा है अमेजोन पे, वहां पे आपका वो प्रोडक्ट का शॉपिंग बहुत रेयर रहेगा, है ना. नॉर्मल प्रोडक्ट का शॉपिंग अलग रहेगा. यहाँ के कल्चर, यहाँ के कस्टम्स के हिसाब से जो क्लोथ्स यहाँ के लोगों को पसंद आता है, एंड सेम वे वहां पे अगर आप जाएंगे तो उसके हिसाब से आपको अपने प्रोडक्ट्स जो है उसको मॉडिफाई करना पड़ेगा. सेम में यहाँ पे एक एग्जांपल दिया आपको बैंक का. सो बैंक कस्टमर्स है who receive service, that's first thing. Then representative of other bank who have reciprocal agreement for ATM use. तो अब अगर एक्सिस बैंक का एटीएम है तो उनके जो कस्टमर्स है वो तो यूज कर ही पाएंगे, लेकिन एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम एक्सिस बैंक का जो एटीएम है उसके ऊपर इफ आई यूज आईसीआई बैंक का एटीएम, सो दैट शुड आल्सो वर्क, या एचडीएफसी का एटीएम, दैट शुड आल्सो वर्क, है ना. सो दैट्स वन थिंग. सो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अदर बैंक हु हैज रेसिप्रोकल अग्रीमेंट कि आपका जो एटीएम है उसके ऊपर हम लोगों के बैंक के यूजर्स है, दे कैन वर्क एंड वाइस वर्सा. ब्रांच मैनेजर जिनके पास मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन रहेंगे, स्टाफ रहेंगे, काउंटर स्टाफ हु इन्वॉल्व इन डे टू डे रनिंग द सिस्टम्स, लाइक आपके जो सर्विसेज आप अगर एनईएफटी आरटीजीएस कोई फैसिलिटीज ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं तो वो जो सर्विसेज है वो स्मूथली चले. आप अगर कोई एटीएम यूज कर रहे हैं कोई एक प्लेस पे, तो वो जो एटीएम है वो एटीएम को रिफिल करना, मेंटेन करना, वहां पे इंटरनेट कनेक्शन स्मूथली चलते रहे वो देखना. अब देखो आप अगर देखेंगे कि मेरे जो रिक्वायरमेंट्स रहेंगे उसमें हम लोग क्या बोलेंगे कि एटीएम का सॉफ्टवेयर की जरूरत है ना. एंड उसके साथ में आपको हम लोग उसको रिफिल कौन करेगा, मैनेज कौन करेगा, ये आपको देखना है. दोज आर नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट, मतलब वो हम लोग बताते नहीं है, गेटिंग, वो आपको अलग से उसमें ऐड करना रहता है विच इज नॉट अ डिफाइंड थिंग. देन उसको रिफिल करना है, मेंटेन करना है, प्लस उस पर इंटरनेट कनेक्शन आपको प्रोवाइड करना है, एक बैकअप इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड रखना है, एटीएम पे एसी लगा के रखना है. ये डिफाइंड रिक्वायरमेंट नहीं है, ये हम लोग अलग से कुछ अलग से सोचेंगे. एक सिक्योरिटी गार्ड बिठाना है अलग से, ही हम लोगों के एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट है. जो एटीएम के आपने जो सॉफ्टवेयर बनाने के लिए आपको दिए थे वो रिक्वायरमेंट से अलग है ये. देन वहां पे सीसीटीवी सिक्योरिटी फैसिलिटी रखना पड़ेगा, दैट इज वन एडेड पार्ट. सो यहाँ पे आपको डेटाबेस एडमिन रहेगा हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटीग्रेटिंग द सिस्टम. देन बैंक सिक्योरिटी रहेगा, है ना. बैंक मार्केटिंग डिपार्टमेंट रहेगा, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस वाले पार्ट रहेंगे, जो भी एटीएम का हार्डवेयर सॉफ्टवेयर वर्क कर रहा है उसको मेंटेन रखेंगे. बैंक रेगुलेटर्स रहेंगे, बैंक रेगुलेटर्स लाइक आरबीआई इज द बैंकिंग रेगुलेटर, बराबर है. सो अब उसका मेन पर्पस क्या है, उसका मेन काम क्या है, टू मेक अ वॉच कि जो रेगुलेशन पॉलिसीज चल रहा है, मतलब जो हम लोगों ने रेगुलेशन पॉलिसीज बना है उसको बैंक प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं कि नहीं. ठीक है.
देन यहाँ पे देखो आपको व्यू पॉइंट्स बोले, recognize multiple perspective and provide framework for discovering the conflicts in the requirement proposed by the different stakeholders. So अलग अलग stakeholders जो आपको अलग अलग requirement बता रहे हैं उसके बीच में conflicts हो सकता है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, वो conflict को solve करना है और उनके लिए एक specific जो मेन रिक्वायरमेंट रहेंगे, डिफाइंड रिक्वायरमेंट्स रहेंगे, उनके स्पेसिफिक जो काम के रहेंगे वो यहाँ पे आपको बताना है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर आप देखेंगे आपको क्या बोला है, there are three generic types of viewpoints. One is interpreter viewpoint, like people or other system that interact directly with the system. Like we have a ATM, the customer and the account database. तो यहाँ पे क्या होगा, इंटरैक्टिव व्यू पॉइंट है कि ओके एटीएम है तो कस्टमर आएगा, कस्टमर अपना एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड स्वाइप करेगा, दैट डिटेल जो उसके चिप पे रहेगा विल बी प्रोसेस्ड, stored on ATM temporary, will send that detail to bank server. बैंक विल वेरीफाई वेदर दिस यूजर इज जेन्युइन और नॉट, और उसके अकाउंट में कितना बैलेंस है वो बताएगा, एंड वो सेम डिटेल जो है देन हम लोग क्लाइंट को आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे. इफ ही ट्राइज टू विड्रॉ द मनी तो हम लोग वापस वेरीफाई करेंगे द अमाउंट विच ही ट्राइज टू विड्रॉ, इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू द अमाउंट विच इज देयर इन हिज अकाउंट. Indirect viewpoint, stakeholder who do not use the service system themselves but who influence the requirement. In ATM management, security staffs are indirect viewpoint, है ना, तो वो खुद से सर्विस यूज नहीं कर रहे लेकिन वो कोई दूसरा यूज करने आएगा तो उसके लिए फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं. देन डोमेन व्यू पॉइंट है, लाइक डोमेन व्यू पॉइंट में हम लोगों ने क्या बोला है कि अभी आपका एटीएम जो है वो इंडिविजुअली काम नहीं करेगा, इट शुड वर्क फॉर इंटर बैंक. देन व्यू पॉइंट आइडेंटिफिकेशन, सो यहाँ पे देखो आपको बहुत सिंपल दिया है, प्रोवाइडर रिसीवर्स रहेंगे, सिस्टम के साथ इंटरेक्शन कैसे होगा, वो रूल्स रेगुलेशंस क्या फॉलो करने हैं, वहाँ के जो हम लोगों के रेगुलेटर्स रहेंगे, गवर्नमेंट एजेंसीज रहेंगे, गवर्नमेंट रूल्स रहेंगे उसके हिसाब से. सोर्स ऑफ बिजनेस एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या है, engineers who have to develop and maintain the system, and marketing and other business viewpoints क्या है. So यहाँ पे देखो आपके पास लाइब्रेरी सिस्टम है, तो यहाँ पे आपको लाइब्रेरी सिस्टम में क्या बोला है, एक इनडायरेक्ट रहेगा जिसमें वी हैव लाइब्रेरी मैनेजर, फाइनेंस डिपार्टमेंट रहेगा एंड आर्टिकल प्रोवाइडर्स रहेंगे. बराबर है, जो आर्टिकल्स मतलब रिसर्च पेपर्स, जर्नल्स जो लाइब्रेरी में रहेंगे वो वाले. सो अब आपको क्या बोला है, वन इज द फाइनेंस डिपार्टमेंट. फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर आप जो लाइब्रेरी सिस्टम को सब्सक्राइब कर रहे हैं, है ना, उन्होंने फीस भरा कि नहीं, ये सारे पॉइंट्स पे वर्कआउट करेंगे. लाइब्रेरी मैनेजर्स कितने आ रहे हैं कितने नहीं आ रहे हैं, किनका लाइब्रेरी मेंबरशिप रिन्यू हुआ नहीं हुआ, हम लोग के सर्विसेज कैसे चल रहे हैं, फीडबैक, ये सब मैनेज करेंगे. इंटरैक्टर रहेंगे, मतलब दिस आर द मेन पीपल हु विल डायरेक्टली इंटरैक्टिंग विद द सिस्टम. वन इज यूजर्स जो लाइब्रेरी के सर्विसेज यूज करेंगे, एंड अदर इज द लाइब्रेरी स्टाफ. लाइब्रेरी स्टाफ मतलब यहाँ पे आपने स्पेशली जो लोग रखे हैं जो बुक इशू करेंगे, है ना, फीस लेंगे, आईडी वेरीफाई करेंगे, वो ये लाइब्रेरी स्टाफ है ये. तो उनके पास कैटलॉग्स रहेंगे एंड सिस्टम मैनेजर्स, इनके साथ ये इंटरेक्ट करेंगे. यूजर्स आपके अलग अलग टाइप के यूजर्स हो सकते हैं, कॉलेज का लाइब्रेरी है तो स्टूडेंट रहेंगे, स्टाफ मेंबर्स रहेंगे. एंड आप देखो कि अगर 11th ट्वेल्थ का डिग्री का कोई अलग एग्जाम्स है तो वो टाइम पे बाहर के कॉलेज के जो स्टूडेंट्स आपके लाइब्रेरी में आ रहे हैं, जिनका टेम्पररी वहाँ पे कोई वी कैन से कि उनका टेम्पररी वहाँ पे अगर कोई एग्जाम सेंटर आया तो वो कौन से लाइब्रेरी सर्विस यूज कर सकते हैं वो बताएंगे. एंड ये सारे लाइब्रेरी सर्विस यूज करने के लिए आपने कैसा यूजर इंटरफेस बताया, है ना, और वो डेटाबेस से बाकी के जो पेड बुक्स है, रेफरेंस बुक्स है, उनसे आपको कैसे कनेक्ट करवा के देंगे, वो क्लासिफिकेशन यहाँ पे बताएंगे हम लोग. सो अब इंटरव्यू के अंदर देखो आपको इंटरव्यू के दो टाइप के इंटरव्यूज रहेंगे. जब आप लाइब्रेरी सिस्टम टाइप को एक सॉफ्टवेयर के लिए अगर रिक्वायरमेंट गैदर कर रहे हो तो आपके दो टाइप के रिक्वायरमेंट रहेंगे. ठीक है, एक क्लोज्ड इंटरव्यू रहेंगे. क्लोज्ड इंटरव्यू जिसमें हम लोगों ने सेट ऑफ क्वेश्चंस पहले से बना के रखे कि अगर लाइब्रेरी सिस्टम बनाना है तो ये वाले क्वेश्चन हम लोग क्लाइंट से पूछेंगे और उसके प्रॉपर आंसर मिल रहे हैं कि नहीं उसके ऊपर हम लोग फोकस करेंगे. प्री डिफाइंड सेट ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे जिसको आप मतलब रिटर्न में आप ये क्वेश्चन लेके जाएंगे और उसके आंसर्स आप यूजर के पास से लेंगे एंड यू एक्सपेक्ट कि ये सारे क्वेश्चंस का आंसर्स आपको मिले. एंड ओपन इंटरव्यू, दिस इज द क्लोज्ड इंटरव्यू. ओपन इंटरव्यू का मतलब क्या रहेगा, वी डोंट हैव एनी प्री डिफाइंड एजेंडा और some predefined questions with us.
हम लोग नॉर्मल डिस्कशन में देन आगे आगे जो क्वेश्चंस निकलेंगे उसके बेस के ऊपर हम वी विल बी गैदरिंग द रिक्वायरमेंट. सो अब if you think कि हम लोग सिर्फ closed interview conduct करेंगे, that is not possible. And if you think just with the help of this open interview I can collect all the information or requirement, that is also not possible. It means we required combination. Whenever we go for an interview, we supposed to conduct interview which is the combination of this two types, that is closed and open. मतलब we will bring few set of questions with us जिसके answers मिलना is very much necessary to proceed with our project. And at same point of time जो कुछ हम लोगों ने यहाँ पे क्वेश्चंस ऐड नहीं किए और एक्चुअल कस्टमर के रिक्वायरमेंट क्या है वो जब हम लोग उनसे डिस्कस करेंगे तभी पता चलेगा. सो दैट मीन्स फिक्स सेट ऑफ क्वेश्चंस आर देयर एंड उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ओपन इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे जिसमें हम लोगों का इन जनरल डिस्कशन होगा एंड उनके और जो एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट्स है वो समझने की ट्राई करेंगे. सो इंटरव्यू प्रोसेस क्या बोला है, नॉर्मली हम लोगों का इंटरव्यू प्रोसेस जो है वो मिक्स्ड रहेगा, क्लोज्ड एंड ओपन का, बराबर है. इंटरव्यूज आर गुड फॉर गेटिंग देन ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग कि स्टेक होल्डर्स को क्या चाहिए, है ना. देन इंटरव्यू आर नॉट गुड फॉर अंडरस्टैंडिंग डोमेन रिक्वायरमेंट. मतलब कोई एक एक्सपर्ट है जिसने सालों से ऐसे कॉलेज सॉफ्टवेयर या यूनिवर्सिटी सॉफ्टवेयर बना रहा है, उसी को एग्जैक्ट पता रहेगा कि क्या क्या फंक्शंस आपको रिक्वायर्ड है एग्जाम टाइम पे, कौन से सर्विसेज पे ज्यादा लोड आता है, उसको आपको कैसे हैंडल करना है ना. रिजल्ट जनरेशन में आपका लोड कितना बढ़ जाता है, तो उसके लिए हम लोग बैकअप डेटा कैसे रखेंगे. और नॉर्मली जब अगर हम लोग रिजल्ट जनरेट करते हैं उसमें कौन से अलग अलग प्रॉब्लम्स आते हैं जो नॉर्मली हर कॉलेज को फेस करना पड़ रहा है. लाइक विल फाइंड वन और दी अदर स्टूडेंट इन एवरी कॉलेज जिनको फर्स्ट ईयर में 1-2 KT है, then they are now in they are about to get promoted in third year, और फर्स्ट ईयर के कुछ सब्जेक्ट्स बाकी है या सेकेंड ईयर के कुछ सब्जेक्ट्स बाकी है. सो हर बार आपको कोई ना कोई ऐसे अलग अलग एग्जाम्पल्स या अलग अलग स्टूडेंट्स मिलते ही है ना. सो इंटरव्यू आर नॉट गुड फॉर अंडरस्टैंडिंग डोमेन रिक्वायरमेंट. डोमेन इंजीनियर्स कैन नॉट अंडरस्टैंड स्पेसिफिक डोमेन टेक्नोलॉजी. सो इसके लिए आपको क्या बोला है कि आपको यहाँ से जब आप वर्कआउट करेंगे ना तो आपको सर्टेन चीजों पे यहाँ पे ऐसे फोकस रखने की जरूरत है. सो सम डोमेन नॉलेज इज सो फेमिलियर दैट पीपल फाइंड इट हार्ड टू आर्टिकुलेट और थिंक दैट इट इजंट वर्थ आर्टिकुलेटिंग. जैसे यहाँ पे हम लोग को बोला है कि ओके रिजल्ट जनरेट करना है, तो प्रोफेसर्स का ये हर सेमेस्टर का काम है. तो वो फिर वो टाइम पे ये नहीं बोलेंगे कि हाँ हम लोग ये सारी चीजें ऐड करेंगे, बिकॉज ये तो बाय डिफॉल्ट आएगा ही और उनको हर एक चीज डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये उनका हर टाइम का काम है ना. तो ये होगा. देन इफेक्टिव इंटरव्यू स्किल्स क्या रहेंगे, अभी वही है, ओपन माइंड, विलिंग टू लिसन. ऐसा नहीं है कि आप जो बताओगे वही सामने वाले को सुनना है, आपके कुछ सजेशंस है वो सामने वाला सुन नहीं रहा है या उसके कुछ सजेशंस आप नहीं बता रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए. आपको क्वेश्चंस जो पूछेंगे ना वो सिंपल रखना है कि सामने वाले को समझ में आना चाहिए जिससे वो उसका आंसर दे पाए. आप अगर बहुत ज्यादा टेक्निकल क्वेश्चंस पूछेंगे तो दैट विल क्रिएट अ मोर प्रॉब्लम. लाइक इफ आई आस्क अ यूजर कि ओके whether you want few chatbots or not for an automatic answering, है ना. सो अब यूजर को बहुत बार ये समझ में नहीं आएगा. अगर मैं उसको बोलूंगा कि ओके वेदर यू वांट चैटबॉट्स और नॉट, ये उसको नहीं समझ में आएगा. लेकिन अगर मैं बोलता हूँ कि ऑटोमेटिक आंसरिंग मशीन्स रखने हैं क्या आपको, जहाँ पे क्लाइंट्स या एंड यूजर्स आएंगे तो उनको कुछ अपने डिफाइंड क्वेश्चंस के ऑटोमेटिक आंसर मिल पाए, तो ये उसके लिए सिंपल क्वेश्चन हो गया कंपेयर टू द प्रीवियस वन जो ज्यादा थोड़ा टेक्निकल था. तो यहाँ पे सिमिलर एक सिनारियो बताया हुआ है. क्या बोला है यहाँ पे, रियल लाइफ एग्जांपल है लाइब्रेरी सिस्टम का, जहाँ पे आपको क्या बोला है, अ डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट सिस्टम एंड यूजर एक्सपेक्ट, देन नॉर्मल फ्लो क्या होगा वही है. सो हम लोग एक बार ये एग्जांपल समझ लेते हैं. सो यहाँ पे आपको देखो क्या बोला है, इन इनिशियल अजम्पशन द यूजर हैज लॉग्ड इनटू लाइब्रेरी सिस्टम, बराबर है. सबसे पहले क्या किया है, लॉग इन किया, एंड उसके बाद में ये जो स्टूडेंट है वो सपोज कोई पीएचडी कर रहा है तो उसको कोई जर्नल का कॉपी की जरूरत है या वो जर्नल के कोई एक आर्टिकल की जरूरत है. अब अगर नॉर्मल यूजर है और वो अगर ये आर्टिकल अगर सिलेक्ट कर रहा है तो क्या पैटर्न फॉलो होगा, यूजर सिलेक्ट्स द आर्टिकल
to be copied, or he or she is then prompted by the system to either provide subscriber information. मतलब सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि यूजर जो ये आर्टिकल या जर्नल जो भी है वो डिमांड कर रहा है, वो ये स्पेसिफिक जो हम लोग का लाइब्रेरी है उसका सब्सक्राइबर है या नहीं है, बराबर है। देन उसके आगे हम लोग देखेंगे कि इंफॉर्मेशन फॉर द जर्नल और टू इंडिकेट हाउ दे विल पे फॉर द आर्टिकल। मतलब अगर ये आर्टिकल अगर फ्री में नहीं है तो विल आस्क यूजर कि ओके दिस आर्टिकल चार्ज दिस मच, तो आप ये पैसा जो है वो कैसे पे करने वाले, आर यू गोइंग टू पे वाया कार्ड या कौन से वे में। तो सबसे पहले तो हम लोग पेमेंट ऑप्शन देंगे। एक बार यूजर ने पेमेंट कर दिया तो उसके बाद फिर हम लोग यूजर से पूछेंगे कि ओके अभी पेमेंट तो हो गया है ना, आप क्या करेंगे, पेमेंट करने के बाद में हम लोग उसके पास से कॉपीराइट फॉर्म फिल करा के लेंगे कि ये जो आर्टिकल या जर्नल आप यूज कर रहे हैं ये किसी दूसरे के रिसर्च पेपर्स है, तो आप उसको विदाउट द परमिशन आप किसी दूसरे के साथ शेयर नहीं कर सकते और अपने रिसर्च में एज इट इज ये सेम यूज नहीं कर सकते। दिस इज जस्ट फॉर अ रेफरेंस, ठीक है। सो उसके आगे हम लोगों ने क्या दिया, उसका जो ट्रांजेक्शन है उसकी डिटेल, जो यूजर के साथ अभी हम लोग ये जर्नल या ये जो हम लोगों का एज यू कैन सी वो जर्नल का कोई एक स्पेसिफिक आर्टिकल है, वो आर्टिकल हम लोग शेयर करने वाले हैं, तो उसके पास से हम लोगों ने कॉपीराइट फॉर्म भरा के लिया है और उसने जो पैसा भरा है ये आर्टिकल सब्सक्राइब करने के लिए, वो ये दोनों डिटेल हम लोग डेटाबेस में स्टोर करेंगे सो दैट इन फ्यूचर अगर कभी कोई प्रॉब्लम होगा तो हम लोग के पास डिटेल होना चाहिए कि हाँ ये यूजर ने ये कॉपीराइट फॉर्म भर के अग्री किया था कि वो ये सेम डिटेल या आर्टिकल को मिसयूज नहीं करेगा। कॉपीराइट फॉर्म चेक होगा, अगर वो ओके है तो उसका पीडीएफ वर्जन, आर्टिकल का पीडीएफ वर्जन जो है वो यूजर को डाउनलोड करने मिल जाएगा। या अगर मुझे लगता है कि अगर मैं सिर्फ पीडीएफ वर्जन अगर दे दूंगा तो वो कॉपी करके 10 मशीन्स पे डालेगा और उसके मल्टीपल कॉपीज मार्केट में सर्कुलेट हो सकता है, तो वो टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, उसको प्रिंट ओनली वर्जन प्रोवाइड कर देंगे सो दैट वो उसको कॉपी या डाउनलोड ना कर पाए, सिर्फ उसको प्रिंट कर पाए, तो उसके पास एक हार्ड कॉपी रहेगा। एंड वंस ही प्रिंट, वापस ऑटोमेटिकली जो भी फाइल है वो वापस आपके सिस्टम से डिलीट हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे आपको क्या बोला है, रॉन्ग क्या क्या हो सकता है, तो सबसे पहले मैंने यूजर से क्या बोला है, कोई एक आर्टिकल जब यूजर ने डिमांड किया तो मैं सबसे पहले उसके पास सब्सक्रिप्शन डिमांड करूंगा। तो अब वो जब पेमेंट कर रहा है तो इट माइट पॉसिबल पेमेंट फेल हो सकता है, कॉपीराइट फॉर्म वो भर रहा है तो वो इनकरेक्ट भर सकता है। सो दिस आर द प्रॉब्लम, लाइक पेमेंट रिजेक्ट हो गया, कॉपीराइट फॉर्म उसने भर दिया लेकिन वो करेक्ट नहीं है, तो वापस हम लोग उसको वो सेम फॉर्म बताएंगे जहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि भाई ये करेक्ट करके दे दो। अब पेमेंट उसका रिजेक्ट हो गया तो वापस हम लोग उसको पेमेंट वाला पॉपअप देंगे, और इट माइट पॉसिबल पेमेंट सक्सेस हो गया लेकिन जो आर्टिकल डाउनलोड करना था उसको वो डाउनलोड फेल हो गया। सो अब क्या है, पेमेंट सक्सेस है लेकिन आर्टिकल फिर भी डाउनलोड नहीं हुआ, एंड जब अगर यूजर रिट्राई कर रहा है तो उसका सेशन जो है वो टर्मिनेट हो गया, मतलब पैसा भर दिया लेकिन आर्टिकल नहीं मिला, ये प्रॉब्लम हो सकता है। देन जब हम लोगों ने उसको जो डॉक्यूमेंट दिया वो प्रिंट ओनली फॉर्मेट का दिया था, बट व्हेन ही ट्राइज टू प्रिंट और टेक व्हेन ही ट्राई टू टेक द प्रिंट आउट ऑफ दैट पीडीएफ फाइल, वो अभी प्रिंट आउट नहीं लेने हो रहा है उसको, तो ये सारे हम लोग के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, तो उसको आपको टैकल करना है ना, ये आपको टेस्ट करना है प्रॉपर्ली। नेक्स्ट क्या हो सकता है, अब आप देखो कि एक साथ इट माइट पॉसिबल कि यूजर 2 आर्टिकल्स डाउनलोड या 3 आर्टिकल्स डाउनलोड कर सकता है, सो टाइम पे आपको साइमल्टेनियस एक्सेस देना है कि नहीं यूजर को, ये हम लोग को डिफाइन करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। देन उसके आगे क्या बोला है, डाउनलोड आर्टिकल हैज बीन डिलीटेड फ्रॉम लाइब्रेरी वर्कस्पेस, वर्कस्पेस मतलब जहाँ पे यूजर काम करेगा, जहाँ पे यूजर एक्सेस करेगा इसको, तो एक बार यूजर ने उसको प्रिंट कर लिया उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फ्लैग बताएंगे प्रिंट ओनली, एक बार प्रिंट हो गया देन इट शुड बी डिलीटेड फ्रॉम द वर्क स्पेस सो दैट कोई दूसरा यूजर उसको बिना परमिशन बिना कॉपीराइट फॉर्म भरे यूज ना कर पाए। अब यहाँ पे केसेस कैसे चलेंगे देखो, तो यूज केस बनाते हैं हम लोग, तो यहाँ पे आपको सिंपल से डायग्राम्स दिए, पहला डायग्राम आपको क्या दिया है, दिस इज द एक्टर, और यहाँ पे हम लोग कंडीशन बताएंगे, राइट, आपने प्रैक्टिकल्स किया ही रहेगा इतना। तो यहाँ पे फर्स्ट आपको लाइब्रेरी सिस्टम के बारे में क्या बताया, वी हैव अ लाइब्रेरी सिस्टम यूजर, अब ये क्या क्या काम कर सकता है सिस्टम पे, दिस यूजर कैन सर्च फॉर द आर्टिकल,
प्रिंट द आर्टिकल एंड यूजर एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में ये कनेक्ट हो सकता है. यूजर कैन कनेक्ट विद द यूजर एडमिनिस्ट्रेशन. अब ये यूजर एडमिनिस्ट्रेशन कौन हैंडल कर रहा है, मतलब यूजर क्या चीजें एक्सेस कर पाएगा, उसका सब्सक्रिप्शन कब एक्सपायर हो रहा है, कभी उसका सब्सक्रिप्शन रिन्यू करना है, ये सब कौन डिसाइड करेगा, लाइब्रेरी स्टाफ. तो लाइब्रेरी स्टाफ डायरेक्टली किसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है, यूजर एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में. एंड यूजर जब सब्सक्राइब करेगा तो उसका डिटेल कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है ना. तो बोथ कैन इंटरेक्ट हियर. अब लाइब्रेरी में कोई रेफरेंस बुक्स या कोई टेक्स्ट बुक्स मिसिंग है तो हम लोग क्या करेंगे, वो बुक को वापस ऑर्डर करेंगे. हम लोग कैटलॉग सर्विस के पास जाएंगे, जहाँ पे जाके हम लोग ये कैटलॉग में से नए बुक्स, रेफरेंस बुक्स, कोई नए मटेरियल्स ऑर्डर कर सकते हैं. तो उसके लिए हम लोग देन सप्लायर सिलेक्ट करेंगे. सो अगर मैंने सपोज कोई XYZ बुक सिलेक्ट किया है कैटलॉग में से परचेस करने के लिए या लाइब्रेरी में ऐड करने के लिए, so that information will go to supplier and supplier will deliver the same books to library. This is our system. Then UML केस डायग्राम्स, तो इसको हम लोग स्ट्रक्चर्ड या बिहेवियर डायग्राम भी बोलते हैं, है ना, जहाँ पे हम लोगों का सिस्टम कैसे बिहेव करेगा, यूजर जो डिफरेंट एक्टर्स और सिस्टम्स के बीच में इंटरेक्शन कैसा होगा, है ना, एसोसिएशन कैसा रहेगा उनका, ये हम लोग बताएंगे. सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे वी हैव गिवन वन एग्जांपल जहाँ पे हम लोग के पास टूर गाइड है. अब देखो एक टूर गाइड जो है ये क्या करेगा, ये एक पूरे ग्रुप को हैंडल करेगा. एक बड़ा सा ग्रुप है, सपोज जिसको लंदन या यूरोप का ट्रिप किसी ने फाइनलाइज किया है, तो ये पूरा जो 15-20 लोगों का एक ग्रुप रहेगा उसके ऊपर एक गाइड होगा. अब जो आपके पैसेंजर्स है, तो यहाँ पे क्या बोला है, वन टूर गाइड इज गोइंग टू बी हैंडल मल्टीपल पैसेंजर्स. तो उनके बीच में वन टू मैनी रिलेशन होगा. हर एक पैसेंजर का इंडिविजुअल चेक इन होगा और उसके साथ में सर्टेन चीजें बाय डिफॉल्ट रहेंगे. लाइक अगर जो भी चेक इन कर रहा है उसके बैगेज तो बाय डिफॉल्ट रहेंगे. अब आप वो सिस्टम में अलग से मेंशन करने की जरूरत नहीं रहती है, ये बाय डिफॉल्ट रहता है ना. और प्लस जो भी पैसेंजर्स चेक इन करेंगे उनका सिक्योरिटी स्कैनिंग होगा. तो इसमें 1 to 1 रहेगा. देखो जितने पैसेंजर्स, इफ देयर आर 100 पैसेंजर्स तो एटलीस्ट एक बार तो उनका सिक्योरिटी स्कैनिंग होगा. मैनी टू वन रिलेशन आएगा यहाँ पे, बराबर है. एंड ग्रुप चेक इन मतलब जैसे इंडिविजुअल चेक इन हो गया वो सबका नोटिफिकेशन जो है वो टूर गाइड जो है वो कंटिन्यूअस फाइंड करते रहेगा कि ओके हम लोग की ग्रुप में सपोज टोटल 15 है. सो एट इंडिविजुअल चेक इन जो गाइड है वो अलग से मेंशन करते रहेगा कि ओके ये जो हम लोग का पैसेंजर है वो आ गया, ये ग्रुप मेंबर आ गया, हाउ मेनी आर लेफ्ट नाउ, वो वेरीफाई करते रहेगा. देन सिस्टम यूज केस डायग्राम. सिस्टम यूज केस डायग्राम में आपको क्या बोला, एक कस्टमर है. अब यहाँ पे 1 to many रिलेशन है. वन कस्टमर कैन चेकआउट और कैन परचेज मेनी प्रोडक्ट. तो जैसे अगर मैं अमेजोन पे जाके अगर कोई प्रोडक्ट अगर परचेज करके अगर पेमेंट करूंगा, सो वो टाइम पे मुझे कार्ट पे जाके क्या करना पड़ेगा, चेकआउट करना पड़ेगा. दैट मीन्स अभी ये प्रोडक्ट मैं फाइनली परचेज करने वाला हूँ, उसके लिए आई विल मेक अ पेमेंट, है ना. तो यहाँ पे क्या बोला है, देखो 1 to many रिलेशन आएगा, मतलब वन कस्टमर कैन परफॉर्म मेनी चेकआउट्स. तो आप जब चेकआउट करेंगे तो अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो आपके पास हेल्प वाला मॉड्यूल अवेलेबल रहेगा सिस्टम के साइड से, जो आपको गाइड करेगा. कोई टेक्निकल एरर्स अगर आ रहे हैं तो आपको सजेस्ट करेगा ये एरर क्यों हो सकता है. एंड नेक्स्ट आप चेकआउट पे क्या करेंगे, चेकआउट पे आप पेमेंट करेंगे. सो ये पेमेंट इन्फॉर्मेशन जो है आपने पेमेंट किया कि नहीं वो कहाँ पे जाएगा, क्लर्क के पास जाएगा. सपोज अगर मैं डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर रहा हूँ तो बैंक का जो क्लर्क है या बैंक का जो स्टाफ है या वो जो बैंक का जो मेन ऑफिस है वहां पे कहीं तो ये इन्फॉर्मेशन जा रहा है. और उनका जो पेमेंट सर्विस है दे विल वेरीफाई कि जो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से पेमेंट हम लोग के पास रिक्वेस्ट आ रहा है वो जेन्युइन है एंड उसके साथ में वो अभी भी वैलिड है. अगर वैलिड है तो उनके पास उतना क्रेडिट लिमिट है क्या. सपोज इफ आई ट्राई टू परचेज सम प्रोडक्ट विच इज वर्थ ऑफ 60,000 लेकिन मेरा क्रेडिट कार्ड का लिमिट जो है वो सिर्फ 30,000 का है, तो मैं जो मेरा लिमिट है उससे डबल अमाउंट का कोई प्रोडक्ट परचेस करने की ट्राई कर रहा हूँ. सो वो टाइम पे क्या होगा, दिस पेमेंट विल गेट फेल्ड, बराबर है, ये होगा. एंड सेम हम लोग के पास एडमिनिस्ट्रेटर आएगा जो अब अमेजोन पे जो मल्टीपल कस्टमर्स आ रहे हैं और जो हम लोग अलग अलग वे से वो पेमेंट कर रहे हैं, है ना, उनका वो पेमेंट प्रोसेस को स्मूथली हैंडल कराने में हेल्प करेगा. दिस इज गोइंग टू बी एडमिन. देन ऊपर हम लोगों ने जो एक लाइब्रेरी सिस्टम का एग्जाम्पल पढ़ा, तो यहाँ पे देखो वही सेम एग्जाम्पल को हम लोगों ने डायग्रामेटिक वे में यहाँ पे समझेंगे अभी. तो डायग्रामेटिक वे में क्या है, लाइब्रेरी सिस्टम में यूजर आया,
यूजर रिक्वेस्टेड फॉर एन आर्टिकल, ये सेम रिक्वेस्ट जो है वो आगे गया, है ना। तो आगे अब यहाँ पे क्या है, कॉपीराइट फॉर्म आएगा यूजर के पास। तो देखो अभी सिस्टम ने क्या किया, रिटर्न में कॉपीराइट फॉर्म दिया, यूजर ने वो कॉपीराइट फॉर्म कंप्लीट करके रिटर्न किया किसको, सिस्टम को। अब सिस्टम वो कॉपीराइट फॉर्म को वेरीफाई करेंगे, इफ दैट कॉपीराइट फॉर्म इज प्रॉपरली फिल्ड, बराबर है। अगर वो कॉपीराइट फॉर्म अगर सक्सेसफुली प्रोसेस हो गया, देन एक मैसेज आएगा आर्टिकल के पास, दैट इज कॉपीराइट इज ओके, देन we will deliver this article to users workspace, and from this users workplace user can get the access of that article. And अगर वो प्रिंट फॉर्म में ही मैंने दिया है तो यूजर क्या करेगा, प्रिंट कमांड देगा टू दिस वर्कस्पेस, ये सेम प्रिंट कमांड विल गो टू प्रिंटर। एंड अगर प्रिंटर को वेरीफाई करने में अगर प्रिंटर अगर अपने साइड से वेरीफाई कर पाएगा कि जो यूजर हम लोग को प्रिंट कमांड दे रहा है वो जेन्युइन यूजर है और उसको ये प्रिंटर एक्सेस करने का परमिशन है, तो प्रिंट कमांड जो है वो कंफर्मेशन आएगा, सेम इंफॉर्मेशन जो है वो यूजर के पास जाएगा, एंड यूजर विल डिलीट द सेम फाइल फ्रॉम हिज वर्कस्पेस सो दैट कोई दूसरा वो फाइल को यूज ना करे। सो दैट इज एवरीथिंग। आई होप दिस डायग्राम इज वेरी क्लियर। एथनोग्राफी क्या होता है? हाँ, सो एथनोग्राफी क्या होता है मैंने ऑलरेडी बताया आपको, जहाँ पे हम लोग जो कंट्री पे जो प्लेस पे अपना सॉफ्टवेयर या सिस्टम रन करने वाले, वर्कआउट करने वाले, वहाँ का कल्चर, वहाँ के कस्टम्स क्या है, वहाँ के लोगों का टेस्ट क्या है, उसके हिसाब से हम लोग चीज़ों को मॉडिफाई करेंगे। जैसे आप देखो कि सपोज मैकडोनल्ड्स है, पिज्ज़ा हट है, सो आप देखो कि मैकडी जहाँ ओरिजिनल, जहाँ से वो ओरिजिनेट हुआ है, वहाँ पे वो कभी पनीर टिक्का टाइप का या वो डोसा फ्लेवर वाला या स्पाइसी ये वाला वो वाले ऐसे कोई बर्गर्स जो है वो जो यूएस में जहाँ वो ओरिजिनेट हुआ वहाँ पे कहीं पे वो ऐसे बर्गर्स नहीं सेल करता है। ये सारे कॉम्बिनेशंस, ये सारे जो टाइप के प्रोडक्ट्स है वो उसको इंडिया में आके ही ऐड करना पड़ा, बराबर है। बिकॉज इंडिया इज द ओनली कंट्री जिसको हम लोग स्पाइसीज कंट्री बोलते हैं, है ना, जहाँ पे लोगों को सबसे ज्यादा अगर कोई तीखा खाने वाले जो लोग हैं वो आपको इंडिया में मिलेंगे। आपको ऐसे सेम इतने मसाला वाले फूड आपको वर्ल्ड में दूसरे कोई कंट्री में रेयरली कहीं पे मिलेगा। सो वो क्या हो गया कि आपको अगर कोई अपना, जैसे पिज्जा हट है, तो पिज्जा हट एक्चुअल में जो पिज्जाज है वो अगर सिर्फ यहाँ पे बेचना चालू करेगा ना, कोई जाएगा नहीं। एंड दैट्स वाई आप देखो कि वो भी अलग अलग इंडियन फ्लेवर में जैसे लोगों को पसंद आता है वैसे पिज्जा वो यहाँ पे बनाता है। So that is what we mean by ethnography, observation technique used to understand social and organizational requirement. जैसे यहाँ पे क्या बोला है, we can observe and analyze how people actually work, and यहाँ पे क्या करेंगे, people do not have to explain or articulate their work, है ना, उनके कस्टम्स क्या है, उनका कल्चर क्या है, वो इंडिविजुअली हम लोग को बताएंगे नहीं, हम लोग समझेंगे, रिसर्च करेंगे। यहाँ के सपोज अगर फेसबुक जो है अगर उसको इंडिया में अपना बिजनेस अगर लाना है तो फिर वो यहाँ के जो मेन डेवलपर्स रहेंगे, टेक्निकल लोग रहेंगे, यहाँ के कल्चर को समझने वाले जो लोग रहेंगे उनके साथ वो डील करेंगे, बराबर है। जैसे आप देखो कि Dream11 जो क्रिकेट वाला ऐप है, अब आप अगर देखेंगे ना क्रिकेट का क्रेज इंडिया में, पूरे इंडिया में नहीं है, आपको साउथ इंडिया में क्रिकेट का क्रेज नहीं मिलेगा, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट इंडिया में उतना क्रिकेट का क्रेज नहीं मिलेगा। मेनली आपको क्रिकेट का क्रेज जो मिलता है वो आपको मिलेगा महाराष्ट्र जो रीजन है वहां पे, और नॉर्थ इंडिया के जो सर्टन प्लेसेस है वहां पे, है ना। वापस नॉर्थ इंडिया में भी अगर आप देखेंगे तो अगेन रेसलिंग वाले लोग ज्यादा मिलेंगे आपको, सर्टन प्लेस पे हॉकी वाले मिलेंगे। साउथ इंडिया में अगर आप देखेंगे या नॉर्थ ईस्ट इंडिया में देखेंगे फुटबॉल का क्रेज वाले लोग ज्यादा मिलेंगे। सो इसका मतलब क्या हो गया कि हम लोग कोई एक ऐप अगर लॉन्च कर रहे हैं, कोई गेम अगर लॉन्च कर रहे हैं, सो आपको प्रॉपरली फोकस करना है कि वो ऐप या वो गेम कहाँ पे, कौन से पॉपुलेशन पे आपको फोकस्ड करना है। एंड अगर हम लोग देखेंगे कि महाराष्ट्र में एंड इसके आगे दिल्ली साइड पे और वहाँ पे गुजरात में अगर क्रिकेट का क्रेज अगर ज़्यादा है
तो वो कहीं ना कहीं हम लोगों के प्रीवियसली कोई ना कोई हम लोगों के कल्चर में से ही वो चलते आ रहा है, कहाँ से आ रहा है पता नहीं है, लेकिन है। फुटबॉल कहीं पे अगर बहुत ज्यादा वो लोग पसंद कर रहे हैं तो वो भी कहीं ना कहीं चलते आ रहा है, और वो कैसे आया पता नहीं हम लोग को, लेकिन है। तो ये जो है ये डिफरेंस लोगों को पता होना चाहिए जो सॉफ्टवेयर लॉन्च करेंगे। तो उनको अगर एग्जैक्टली पता रहेगा तो उनको ये भी पता चलेगा कि कहाँ पे सक्सेस के रेशियो ज्यादा है, कहाँ पे सक्सेस का रेशियो कम है। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये जो क्रिकेट गेम है वो अगर मैं कोई ऐसे स्टेट्स में प्रमोट करने की ट्राई कर रहा हूँ जहाँ पे क्रिकेट फैंस ज्यादा नहीं है, देन सक्सेस से ज्यादा फेलियर के डेफिनेटली चांसेस है। गेटिंग? आप देखो कि फुटबॉल का क्रेज धीरे धीरे यहाँ पे बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी क्रिकेट के फैंस आपको ज्यादा मिलेंगे, फुटबॉल वाले फिर भी कम मिलेंगे। एंड इन इंडिया ओनली फ्यू साउथ इंडिया के जो स्टेट्स है वहां पे फुटबॉल फैंस आपको ज्यादा मिलेंगे, क्रिकेट फैंस आपको कम मिलेंगे, है ना। लाइक वी हैव एक्सेप्शंस लाइक धोनी, दैट इज एन एक्सेप्शन। ही कम्स फ्रॉम सम स्टेट जहाँ पे क्रिकेट फैंस बहुत कम है या क्रिकेट का क्रेज जो है वो बहुत कम है। सेम वे गांगुली, दैट क्रिकेटर ऑल्सो कम्स फ्रॉम अ प्लेस जहाँ पे क्रिकेट फैंस या उसका जो एक फ्लेवर है वो बहुत कम है। आपको मोस्ट ऑफ जो क्रिकेटर्स मिलेंगे वो गुजरात, महाराष्ट्र या यही जो हम लोग के नॉर्थ साइड के जो मेन सर्टन स्टेट्स है वहां से ही मिलेंगे। रेयरली यू विल फाइंड सम क्रिकेटर हु इज कमिंग फ्रॉम साउथ इंडिया और ईस्ट इंडिया, है ना। सो ये हम लोगों का एथनोग्राफी है। ये समझ के हम लोग सर्टन चीजों को, सर्टन गेम्स को, सर्टन सॉफ्टवेयर को या उसके सर्टन फंक्शंस को प्रमोट करेंगे। दैट इज व्हाट वी मीन बाय एथनोग्राफी स्टडीज। ओके, अब यहाँ पे क्या बोला है, फोकस्ड ऑन एथनोग्राफी, डेवलप द प्रोजेक्ट। जो वहां पे आपको ये समझना है कि ओके वहां पे अभी आपका एयर ट्रैफिक ये सब क्या रहेगा। अब देखो ये एथनोग्राफी के बेस के ऊपर ही हम लोग को समझ में आया कि इन मुंबई विरार से लेके या आप मेनली जो हम लोग बांद्रा से विरार तक जाएंगे तो वो एरिया में इंस्टेड ऑफ कैब और टैक्सी पीपल मोर प्रिफर रिक्शा। अब ओला जो एक्चुअल जो कंट्री से बिलोंग करता है वहां पे रिक्शा नाम की कोई चीज नहीं है। यहाँ का कस्टम, यहाँ का कल्चर, यहाँ के लोगों का फ्लेवर समझ के उन्होंने रिक्शा को ओला पे ऐड कर दिया, है ना। लेकिन उसका अगेन एक लिमिट रहेगा, तो वो लिमिट कहां तक है ये उनको कैसे पता चला। यहाँ का कोई ना कोई पर्सन जब हम लोग ऐड करेंगे तभी तो पता चलेगा ना कि हाँ रिक्शा बांद्रा तक ही अलाउड है, उसके आगे रिक्शा अलाउड नहीं है। गेटिंग? सो यहाँ पे वही आपको दिया हुआ है कि एथनोग्राफी के अंदर आपको कैसे स्पेसिफिक पॉइंट्स पे फोकस करना है। सो आप देखो कि अब ओला मुंबई में ही उसके दो वर्जन्स चलते हैं। बांद्रा के पहले इट अलाउज यू टू बुक कैब एज वेल एज रिक्शा, एंड बांद्रा के आगे इट ओनली अलाउज यू टू बुक काली पीली टैक्सी एंड डिफरेंट कैब्स। अब देखो काली पीली, दिस इज समथिंग विच इज हियर इन इंडिया ओनली। आपको ये सेम काली पीली टर्म या ऐसा टैक्सी जो है वो आप अगर कोई दूसरे कंट्री में जाएंगे या कोई दूसरे प्लेस पे जाएंगे वहां पे मिलेगा, ये जरूरी नहीं है। तो ये हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने यहाँ का कल्चर के हिसाब से समझा। सेम वे अगर मैं कोई दूसरे स्टेट में जाऊंगा वहां पे अगर मैं ओला अगर वहां पे अगर मैं ओला अगर स्टार्ट करूंगा, सो वहाँ के लोकल वहाँ का जो लोकल एथनिसिटी है उसके हिसाब से वी माइट फाइंड समथिंग एल्स इंस्टेड ऑफ रिक्शा या कैब। तो वो भी हम लोग को देन अगेन यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, वहाँ का पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन जो लोग ज्यादा प्रेफर करता है। सो इसके हिसाब से हम लोग प्रोटोटाइप डेवलपमेंट्स प्रोवाइड करेंगे। याद रखो एक सॉफ्टवेयर के मल्टीपल वर्जन्स बनेंगे बेस्ड ऑन द एथनोग्राफी या बेस्ड ऑन कल्चर एंड कस्टम्स। ये समझना जरूरी है। अगर हम लोग प्रॉपर नहीं समझ पाए तो आपका सॉफ्टवेयर का फेलियर के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। तो अगर हम लोग अगर ग्लोबल सॉफ्टवेयर बना रहे हैं या एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं जो पूरे इंडिया में वर्कआउट होगा, तो उसके मल्टीपल वर्जन्स या उसके अलग अलग प्लेसेस पे अलग अलग चीजें दिखेंगे एज पर देयर कस्टम्स। अब यहाँ पे वही दिया आपको एक डायग्राम, एथनोग्राफी एनालिसिस है। अब एथनोग्राफिक एनालिसिस क्या होगा मैंने बता दिया।
अब ये एथनोग्राफी एनालिसिस के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, एक डीब्रीफिंग मीटिंग होगा क्योंकि कहाँ का कल्चर क्या है। जैसे ओला मैंने बताया आपको, तो हम लोग बोलेंगे क्योंकि मुंबई में पीपल मोर प्रेफर बांद्रा के जो बांद्रा टू बोरीवली जो लोग हैं, दे मोर प्रेफर रिक्शा कंपेयर टू कैब और अ टैक्सी बिकॉज ऑफ इट्स चीपर कंपेयर टू कैब और अ टैक्सी, बराबर है। एंड देन कहाँ से हम लोगों को कैब को ही सिर्फ अलाउ करना है, रिक्शा अलाउ नहीं करना है, वो देखना है। तो देखो ये डी ब्रीफिंग मीटिंग जो होगा ना, इसमें हम लोग का मेन फोकस किसके ऊपर होगा, एथनोग्राफी पे होगा। और इसके बेस के ऊपर हम लोग अपना एक प्रोटोटाइप मॉड्यूल बनाएंगे, है ना, एक सिस्टम प्रोटोटाइप बनाएंगे कि क्या फंक्शन हम लोग ऐड करेंगे, तो उसके लिए मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम ये क्या होगा। एंड इसको फॉलो करते हुए हम लोग धीरे धीरे हम लोगों का एक्चुअल सॉफ्टवेयर का जो प्रोटोटाइप मॉडल है, डमी मॉडल है, उसको इवेल्युएट करते जाएंगे, उसको और बेटर बनाते जाएंगे। कुछ चीजें जो मिसिंग है वो टाइम टू टाइम हम लोग यहाँ पे अपडेट करते जाएंगे। सो एथनोग्राफिक डिस्कवरी, टू टाइप्स ऑफ रिक्वायरमेंट रहेंगे। requirements that are derived from the way that people actually work rather than with the process defines। तो यहाँ पे आपको क्या बोला है, ओला का प्रोसेस क्या डिफाइन कर रहा था, कैब बुकिंग ही दे रहा था, लेकिन एक्चुअल में लोग कैसे वर्कआउट कर रहे हैं, दे प्रेफर रिक्शा मोर, है ना। तो इसके बेस के ऊपर हम लोग रिक्वायरमेंट गैदर करेंगे। अब यहाँ पे ओला को किसी ने अलग से रिक्वायरमेंट दिया नहीं कि भाई आप रिक्शा ऐड करो, लेकिन उन्होंने ऑब्जर्व किया, ठीक है। नेक्स्ट, रिक्वायरमेंट्स दैट आर डिराइव्ड फ्रॉम कोऑपरेशन एंड अवेयरनेस ऑफ अदर पीपल्स एक्टिविटी। ये देखो, ये बहुत जरूरी है, अवेयरनेस होना चाहिए कहाँ पे क्या चीज ज्यादा डिमांड में है, कहाँ पे क्या चीज लोग ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। ये अवेयरनेस अगर आपका होगा, वहाँ के लोगों के साथ अगर कॉपरेशन होगा, देन ओनली हम लोग वो एथनिक या एथनोग्राफिक डिस्कवरी इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे। नेक्स्ट इज रिक्वायरमेंट वैलिडेशन। बहुत सिंपल है, रिक्वायरमेंट एरर कॉस्ट जो है वो, अगर आपके रिक्वायरमेंट्स अगर स्टार्टिंग पॉइंट पे ही अगर आपने रिक्वायरमेंट रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है उसको अगर प्रॉपरली रेक्टिफाई नहीं किया, आपके रिक्वायरमेंट रॉन्ग है, फिर भी आप उसको करेक्टली अगर आइडेंटिफाई नहीं कर पाया, तो फाइनली बाद में जब आपका सॉफ्टवेयर डेवलप होगा, वो टाइम पे वो रिक्वायरमेंट डिजाइन फेज में या डेवलपमेंट फेज में वो रिक्वायरमेंट में अगर मिस्टेक है, ये अगर आपको पता चलता है, तो वो पॉइंट पे वो रिक्वायरमेंट को आपको अगर सॉल्व करना पड़ेगा, तो उसका कॉस्ट जो है वो 100 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगा कंपेयर टू आप जब रिक्वायरमेंट गैदर कर रहे हैं तभी अगर आप वो रिक्वायरमेंट को फिक्स कर ले या उसके एरर्स आइडेंटिफाई करके उसको हम लोग सॉल्व कर ले। और इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जब कभी हम लोग रिक्वायरमेंट गैदर करेंगे तो वो टाइम पे हम लोग उसको एनालाइज भी करेंगे। गेटिंग? Yes, sir. ओके, then requirement checking, validating, thus the system provides the function which are best supported for customer needs। ये validations होगा, इसको requirement validation बोलते हैं। कस्टमर के नीड्स के हिसाब से आपका सिस्टम वो सेम फंक्शंस प्रोवाइड कर रहा है क्या, है ना। जैसे अगर मैंने क्या बोला कि मुझे रिक्शा बुक करना है, सो ओला वो फंक्शन प्रोवाइड कर रहा था, नहीं कर रहा था, तो हम लोगों ने क्या किया, कस्टमर नीड्स के हिसाब से वो फंक्शन जो है वो ओला में ऐड कर दिया। कंसिस्टेंसी, अब यहाँ पे क्या बोला, आर देयर आर एनी रिक्वायरमेंट कन्फ्लिक्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब रिक्वायरमेंट कन्फ्लिक्ट्स कैसे आएंगे, लाइक मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग को रिक्शा बुक करना है। अब कन्फ्लिक्ट्स कैसे आएंगे कि मैं बांद्रा पे हूँ और मुझे दादर जाना है, और वो टाइम पे मैं अगर रिक्शा बुक कर रहा हूँ, सो दैट विल क्रिएट अ कन्फ्लिक्ट कि जहाँ पे आपको वो सेम सर्विस है लेकिन वो वहाँ पे अलाउ करना है या नहीं करना है। गेटिंग? सो अगर मैं अपना डेस्टिनेशन सिलेक्ट कर रहा हूँ कोई ऐसा प्लेस जहाँ पे रिक्शा अलाउड नहीं है, तो वहाँ पे वो रिक्शा का फैसिलिटी या सर्विस भी मुझे नहीं देना चाहिए। सो दैट्स वन थिंग। कंप्लीटनेस, ऑल फंक्शन रिक्वायर्ड बाय द कस्टमर्स, जो भी फंक्शन या जो भी रिक्वायरमेंट कस्टमर ने दिया था वो सारे हम लोगों ने प्रॉपरली इंक्लूड किए हैं क्या नहीं। रियलिज्म, अब यहाँ पे आपको क्या बोला है कि जो भी हम लोगों ने फंक्शंस बोले वो एक्चुअल में विद इन आवर बजट और जो टेक्नोलॉजी हम लोग यूज करेंगे उसके थ्रू वो पॉसिबल है क्या। क्योंकि अगर हम लोग के बजट में नहीं है, टेक्नोलॉजी इज अवेलेबल टू डेवलप दोस फंक्शन बट इट इज नॉट इन अ बजट, तो हम लोग उसको एलिमिनेट कर देंगे। एंड अगेन रिक्वायरमेंट शुड बी चेक्ड अगेन,
है ना, वेरीफाइबिलिटी होना चाहिए कि जहाँ पे हम लोग वापस वो रिक्वायरमेंट को वेरीफाई कर सके बेस्ड ऑन द प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप क्या होता है, डमी मॉडल होता है। नाउ रिक्वायरमेंट वैलिडेशन में क्या बोला है, रिक्वायरमेंट रिव्यू करो, प्रोटोटाइप बनाएंगे एंड टेस्ट केस जनरेशन होगा। टेस्ट केस जनरेशन मतलब क्या होगा, डेवलपिंग द टेस्ट फॉर द रिक्वायरमेंट टू चेक कि आपने जो यूजर के जो रिक्वायरमेंट थे वो यहाँ पे प्रॉपरली वेरीफाई हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, है ना। नाउ इफ टेस्ट इज डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू डिजाइन फॉर द रिक्वायरमेंट, मतलब इट इज डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट दोज रिक्वायरमेंट्स एज वेल। तो अगर आप कोई एक रिक्वायरमेंट के लिए टेस्ट केस नहीं बना सकते, टेस्ट केस का मतलब है जैसे मैंने बोला कि ओला के ऊपर हम लोग रिक्शा बुकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे, तो रिक्शा बुकिंग कहाँ से कहाँ तक अलाउ होगा, कौन से टर्म्स कंडीशन पे हम लोग रिक्शा बुक करने देंगे, है ना, उसमें डिस्टेंस कैलकुलेशन कैसे होगा। अगर आप ये ओला का जो रिक्वायरमेंट मिला है रिक्शा ऐड करने का, उसके ऊपर अगर आप ऐसे टेस्ट केसेस नहीं बना सकते, तो विदाउट अगर टेस्ट केस बनाना डिफिकल्ट है तो डेवलपमेंट करना वो फंक्शन को वो तो और डिफिकल्ट हो जाएगा। गेटिंग सो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, रिक्वायरमेंट्स वैलिडेशन के टाइम पे जो जो रिक्वायरमेंट्स मिले उसके लिए हम लोग टेस्ट केस बनाने का ट्राई करेंगे। सो अगर टेस्ट केस अगर हम लोग बना पा रहे हैं उसके लिए, इट मींस कि उसके लिए रिक्वायरमेंट्स भी बहुत इजीली हम लोग जनरेट कर पाएंगे। देन नेक्स्ट इज रिक्वायरमेंट रिव्यूज। क्या होता है, अभी हम लोग को पता है रेगुलर रिव्यूज होंगे, क्लाइंट एंड कॉन्ट्रैक्टर स्टाफ जो है वो इन्वॉल्व रहेंगे इन दिस रिव्यूज। रिव्यूज का मतलब है मैंने अपने रिक्वायरमेंट फाइनली गैदर करके वो डॉक्यूमेंट आपको दिया है, एंड देन आप उसके ऊपर कमेंट करेंगे कि हाँ ये हम लोगों ने जो रिक्वायरमेंट दी है उसके उसके हिसाब से ये आपने प्रॉपर बनाया है, ये कुछ चीज़ें जो हम लोगों ने बोले थे वो मिस आउट हो गए, है ना, ये सही हम लोग रिव्यूज लेंगे। एंड देन यहाँ पे देखो दो टाइप के रिव्यूज लेंगे, एक फॉर्मल रहेगा जो प्रॉपर हम लोगों ने जो डॉक्यूमेंट दिया है वो डॉक्यूमेंट के बेस के ऊपर आप देंगे, और एक इनफॉर्मल रहेगा। इनफॉर्मल मतलब हम लोग जो वर्बल कम्युनिकेशन करते हैं, डिस्कशन करेंगे, है ना, क्लाइंट के साथ में, वहां पे हम लोग करेंगे। सो अब यहाँ पे क्या बोला है कि रिव्यूज, एक प्रॉपर रिव्यूज के लिए देयर शुड बी अ प्रॉपर कम्युनिकेशन या गुड कम्युनिकेशन चैनल बिटवीन डेवलपर कस्टमर्स, है ना, एंड यूजर कैन रिजॉल्व द प्रॉब्लम एट अर्ली स्टेज। तो अगर कम्युनिकेशन अगर प्रॉपर होगा तो उसके बेस के ऊपर हम लोग ये जो प्रॉब्लम्स है ना उसको बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे। अगर कम्युनिकेशन गैप रहेगा, लाइक अगर डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं है बिटवीन बिटवीन डेवलपर एंड कस्टमर, तो हर बार क्या करना पड़ेगा आपको, मैनेजमेंट के थ्रू होके जाना पड़ेगा कस्टमर को जब कभी अगर कुछ कन्वे करना है। तो कभी कभी क्या होगा कि आप क्या कन्वे करने की ट्राई कर रहे हो एंड कस्टमर एंड पे वो क्या समझ रहे हो वो पता नहीं चलेगा। तो फाइनली ये पता कब चलेगा, जब आप पूरा सॉफ्टवेयर बना के कस्टमर को हैंड ओवर करेंगे एंड बाद में कस्टमर बोलेगा कि नहीं लास्ट टाइम आपने जो मुझे प्रोडक्ट रिव्यू के लिए बोला था उसमें मैंने ये चेंजेस बोले थे, ये शायद आपको किसी ने अपडेट नहीं किया है ना, ये प्रॉब्लम रहेंगे। सो अगर इनफॉर्मल, देखो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होना भी जरूरी है। मतलब फॉर्मल कम्युनिकेशन मतलब मैं हमेशा ईमेल लिखूंगा या एक डॉक्यूमेंट दूंगा जिसमें मैं आपको मेंशन करूंगा और 10 लोगों को मेंशन करूंगा, जिसमें एक रिटर्न प्रूफ रहेगा कि मेरा ये पर्सन के साथ ये कम्युनिकेशन हुआ था, ये डिस्कशन हुआ था। दैट्स द फॉर्मल वे। अब हर एक छोटे चीज के लिए या हर एक चीज को समझाने के लिए ये फॉर्मल कम्युनिकेशन मेथड इज वेरी मच डिफिकल्ट, बिकॉज मैं अगर आपको ईमेल कर रहा हूँ, आप कभी तो वो ईमेल पढ़ोगे देन उसको आप रिप्लाई करोगे, है ना, तो इसमें बहुत ज्यादा टाइम निकल जाएगा। गुड कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, नाउ डेवलपर नोज कस्टमर, वो एक दूसरे से डायरेक्ट बात कर रहे हैं, सो दे कैन इजीली डिस्कस कि हाँ ये चीज हम लोग इतने टाइम में बना सकते हैं, दिस इज पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल, इसको हम लोग पोस्टपोन करते हैं। तो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगा बिटवीन डेवलपर एंड कस्टमर, और वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जितना बेटर रहेगा उतना आपका प्रोजेक्ट का सक्सेस रेशियो जो है वो बढ़ जाएगा। एंड जब हम लोग सॉफ्टवेयर को डिप्लॉय करेंगे ऑन द क्लाइंट साइड, तो वो टाइम पे उतने आपके प्रॉब्लम्स जो है होंगे वो कम रहेंगे एंड एक्सेप्टेंस टेस्ट क्लियर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। देन रिव्यू चेक्स में हम लोग क्या देखेंगे, वेरीफाइबिलिटी, इज द रिक्वायरमेंट रियलिस्टिक या नहीं, है ना। मतलब आप बोलेंगे कि भाई हम लोगों को अगेन जैसे मैंने आपको बोला कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि मुझे चैटिंग एप्लीकेशन चाहिए एंड इफ यू आर सेइंग कि ओके व्हाट्सएप जैसा चैटिंग एप्लीकेशन चाहिए, सो बी रियलिस्टिक। व्हाट्सएप एक बहुत बड़ा एप्लीकेशन है आज के टाइम पे, एक बहुत बड़ा टेस्टिंग एक डेवलपमेंट टीम जो है वो पूरा एक एप्लीकेशन को
मैनेज करने में लगा हुआ है। तो आप अगर बोलोगे कि एक हम लोगों का प्रोजेक्ट है जिसका बजट 10 लाख है और उसमें आपको व्हाट्सएप जैसे फीचर्स सारे चाहिए, तो दैट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। सो रियलिस्टिक चीजें होनी चाहिए, राइट। अगर आप बोलेंगे कि एक कॉलेज के लिए मुझे सॉफ्टवेयर बनाना है जिसमें हम लोग अभी ऑनलाइन एडमिशन, ऑनलाइन लेक्चर्स, ऑनलाइन एग्जाम सब कुछ करेंगे, लाइक देयर शुड बी फैसिलिटीज जो MS टीम पे अवेलेबल है, वैसे फैसिलिटीज वहां पे अवेलेबल होने चाहिए। अब देखो ये रियलिस्टिक नहीं है। MS टीम एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर एक टीम ने बहुत ज्यादा मेहनत किया है। तो अगर आप बोलेंगे कि ऐसा कोई सॉफ्टवेयर अगर मैं आपको 10 lakhs में बना के दूं और उसमें कॉलेज के बाकी के फंक्शंस जो होंगे वो तो अलग वर्कआउट होंगे, सो दैट इज नॉट पॉसिबल। सो रियलिस्टिक होना चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिबल, मतलब रिक्वायरमेंट प्रॉपरली समझ में आना चाहिए। जैसे मैंने आपको बोला कि इफ यू से कि वी रिक्वायर्ड अ चैटिंग फैसिलिटी ऑन आवर वेबसाइट लाइक अ व्हाट्सएप, तो अब व्हाट्सएप में जो चैटिंग फैसिलिटी है उसमें वीडियो कॉलिंग, वॉइस कॉलिंग भी है, हम लोग फाइल ट्रांसफर भी कर पा रहे हैं, ग्रुप क्रिएट भी कर पा रहे हैं, सारी चीजें हैं। तो अभी उसमें से एग्जैक्टली आपको क्या चाहिए, है ना, अ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिक्वायरमेंट। ट्रेसेबिलिटी, ट्रेसेबिलिटी मतलब जहाँ पे मैं एग्जैक्टली बता सकूँ कि ओके हम लोगों के ये वाले रिक्वायरमेंट, ये वाले फंक्शंस थे जिसमें से ये वाले फंक्शंस यहाँ तक प्रॉपरली हम लोगों के बन गए। अडेप्टेबिलिटी, जैसे 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 टेक्नोलॉजिकल चेंजेस होंगे, जैसे हम लोग देखेंगे कि हम लोगों को बाकी सर्टन जो कॉलेजेस है, सॉफ्टवेयर है, उन्होंने अपडेट किया है, न्यू टेक्नोलॉजी वाइज खुद को अपग्रेड किया है, तो वहां पे वो जो चेंजेस रहेंगे वो सेम चेंजेस, वो सेम टेक्नोलॉजिकल चेंजेस जो है वो आपको अपने सॉफ्टवेयर में भी करना पड़ेगा। सो दैट इज व्हाट वी मीन बाय अडेप्टेबिलिटी। नेक्स्ट इज रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट। बहुत सिंपल है, मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स ड्यूरिंग द रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस। सो इट माइट पॉसिबल हर नेक्स्ट टाइम जब आप मिलेंगे यूजर के साइड, दे विल कम अप विद वन और द अदर रिक्वायरमेंट्स बाय डिफरेंट डिपार्टमेंट। सो हर बार एक नए रिक्वायरमेंट लाएंगे। सो अब आपको क्या करना है, new requirement emerge during the process as business needs change and the better understanding of the system is developed. So now different viewpoints have different requirements and there are often contradictory. कोई कोई बोलेगा कि नहीं हम लोगों को someone will say कि ओके हम लोगों को like जो एग्जाम जो कंडक्ट करना है वो ऑनलाइन ही करना है, लेक्चर्स जो डालने हैं वो ऑनलाइन ही डालने हैं, एंड समवन विल से कि नहीं ये सब मेहनत हम लोग खुद से नहीं करेंगे, MS टीम जो है वो डायरेक्टली हम लोग सब्सक्राइब कर लेंगे उनके सर्विसेज, वो सारे फैसिलिटीज यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, बराबर है। तो कोई क्या बोल रहा है कि हम लोग अपने सॉफ्टवेयर के साथ में दूसरा स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर को इंटीग्रेट करेंगे, एंड समवन विल से कि नहीं वी डोंट रिक्वायर दैट स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर, उसके लिमिटेशंस है, उसके लाइसेंस टर्म्स हम लोग को फॉलो करने पड़ रहे हैं, हम लोग के इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन के टर्म्स पॉलिसीज के साथ में वो फॉलो अप नहीं हो रहा है। सो हम लोग अपने खुद के ऐसे सेम फंक्शंस या फीचर्स डेवलप करेंगे। सो क्या हो गया, डिफरेंट व्यू पॉइंट हो गया। किसी के लिए MS टीम जैसा स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर अवेलेबल जो है वो प्रॉपर है, और कोई बोल रहा है कि नहीं हम लोग के इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन के पॉलिसी के साथ उसके टर्म्स, लाइसेंस टर्म्स कंडीशन मैच नहीं कर रहे हैं, एंड दैट्स व्हाई इट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर अस एंड वी विल डेवलप आवर ओन कस्टम सॉफ्टवेयर। सो ये क्या हो गया, डिफरेंट व्यू पॉइंट्स है और उसके हिसाब से रिक्वायरमेंट चेंज हुआ है, और कॉन्ट्राडिक्शन आ गया अभी कि MS टीम ही कंटिन्यू करना है या फिर हम लोग अपना स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर बनाएंगे। सो देन ये सेम प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना पड़ेगा। देन टाइम टू टाइम जैसे हम लोगों ने क्या बोला, रिक्वायरमेंट में चेंजेस होंगे, द प्रायोरिटी ऑफ रिक्वायरमेंट फ्रॉम डिफरेंट व्यू पॉइंट्स changes during the development process. Now, system customer may specify requirements from business perspective that conflict with end user requirement. याद रखो, end users जो है आपके उनके requirements अलग रहेंगे। अब आप देखो कि end users कौन है, स्टूडेंट्स है इन कॉलेज सिस्टम्स, बराबर है। और बिजनेस पर्सपेक्टिव से हम लोग क्या बोल रहे हैं, बिजनेस पर्सपेक्टिव मतलब मैनेजमेंट जो है वो बोल रहा है कि भाई MS टीम के जो टर्म्स कंडीशन है वो हम लोग के कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के पॉलिसीज के अगेंस्ट है कहीं ना कहीं, कोई ना कोई। सो इसके लिए हम लोग MS टीम यूज नहीं करेंगे। बट एंड यूजर्स की रिक्वायरमेंट क्या है कि हम लोग को जो एक स्टैंडर्ड कस्टमाइज सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए, वी आर वेरी मच कंफर्टेबल विद MS टीम नाउ। सो हम लोग यही यूज करके यहाँ पे एग्जाम देंगे, यहाँ से असाइनमेंट सबमिट करेंगे और यहाँ पे लेक्चर अटेंड करेंगे। सो अगेन क्या हो गया, कंफ्लिक्ट आ गया, है ना। सो यहाँ पे वही आपको दिया है, देखो रिक्वायरमेंट इवेल्युएट करेंगे हम लोग, इनिशियल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम की क्या प्रॉब्लम है, उसके बेस के ऊपर हम लोगों ने इनिशियल रिक्वायरमेंट जनरेट किए। देन टाइम टू टाइम जैसे हम लोगों ने वो प्रॉब्लम को और डिटेल में समझा, हम लोगों के रिक्वायरमेंट में क्या हुआ, चेंजेस आते गए,
एंड देन वो जो चेंज रिक्वायरमेंट है वो फिर हम लोग वापस अपने एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर पे वापस इंप्लीमेंट करने की ट्राई करेंगे। सो जैसे जैसे टाइम जाएगा आप वो प्रॉब्लम के साथ जितने ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे आपको पता चलेगा कि एक्चुअली क्या क्या नए रिक्वायरमेंट्स की ज़रूरत है, या प्रीवियसली हम लोगों ने क्या पॉइंट्स क्या फंक्शंस मिस आउट कर दिए थे हम लोगों का जो नए फंक्शंस ऐड करना है उसके लिए। सो सेम आप यहाँ पे ऐड करते जाएंगे। सो दिस इज द पॉइंट। उसके आगे यहाँ पे आपको क्या बोला है, एंड्यूरिंग एंड वॉलेटाइल रिक्वायरमेंट। एंड्यूरिंग रिक्वायरमेंट का मतलब क्या है, देयर शुड बी अ स्टेबल रिक्वायरमेंट, बराबर है। लाइक हॉस्पिटल विल ऑलवेज हैव अ डॉक्टर नर्स एक्सेट्रा। तो आप देखो कि जब अगर हम लोग कॉलेज की भी बात करेंगे तो यहाँ पे भी कोई एक स्टेबल रिक्वायरमेंट रहेंगे कि प्रोफेसर्स रहेंगे, स्टूडेंट रहेंगे, प्रिंसिपल रहेंगे, प्रोफेसर विल कनेक्ट विद स्टूडेंट्स, असाइनमेंट्स प्रोवाइड करेंगे, अटेंडेंस लेंगे, रिजल्ट जनरेट करेंगे। सो दिस आर फ्यू स्टेबल रिक्वायरमेंट जो हर कॉलेज में सेम रहेगा, चेंज नहीं होना है। एंड सर्टेन आर द वॉलेटाइल रिक्वायरमेंट। वॉलेटाइल रिक्वायरमेंट का मतलब क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि ओके अभी हम लोग कॉलेज के जो इवेंट हो रहा है वो सपोज हम लोग कॉलेज के वेबसाइट से कंडक्ट करेंगे, रजिस्ट्रेशन यहाँ से दे रहे हैं हम लोग, एंड वो जो इवेंट होंगे उनके लिए प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग ऑनलाइन कर रहे हैं, है ना, उसका लाइव स्ट्रीमिंग हम लोग ऑनलाइन डाल रहे हैं। तो ये क्या हो गया, आपके वॉलेटाइल रिक्वायरमेंट हो गए। तो अभी हम लोग कभी कभी हम लोग बोलेंगे कि ठीक है ये इवेंट को हम लोग लाइव ब्रॉडकास्ट करेंगे, कभी कभी बोलेंगे कि नहीं कर रहे हैं हम लोग। गेटिंग? सो ये हिसाब से आपके चेंजेस होंगे। सो रिक्वायरमेंट क्लासिफिकेशन, म्यूटेबल रिक्वायरमेंट। म्यूटेबल रिक्वायरमेंट का मतलब क्या है, रिक्वायरमेंट देन दैट चेंज बिकॉज ऑफ द चेंज टू द एनवायरमेंट, बराबर है। लाइक यहाँ पे आपको क्या बोला है, द हॉस्पिटल सिस्टम फंडिंग ऑफ द पेशेंट केयर मे चेंज एंड दस रिक्वायरमेंट डिफर ट्रीटमेंट इंफॉर्मेशन टू बी कलेक्टेड। ठीक है, सो दिस इज वन पॉइंट। देन नेक्स्ट पॉइंट अगर आप देखेंगे, एमरजेंट रिक्वायरमेंट है। सो यहाँ पे क्या बोला है, रिक्वायरमेंट दैट एमर्ज एज द कस्टमर अंडरस्टैंडिंग, बराबर है। मतलब कस्टमर को हम लोगों ने समझा कि क्या है उसके, और उसके बेस के ऊपर वी हैव डेवलप्ड द सिस्टम ड्यूरिंग द डेवलपमेंट फेज। तो उसके हिसाब से हम लोग डिजाइन्स बनाएंगे, है ना। देन नेक्स्ट इज कॉन्सिक्वेंशियल रिक्वायरमेंट। सो यहाँ पे क्या बोला है, रिक्वायरमेंट दैट रिजल्ट्स फ्रॉम द इंट्रोडक्शन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम and introducing the computer system may change the organization process and open up a new ways of working with generated new system requirement. So ये हो गया, बराबर है। Then compatibility requirements. Compatibility requirements में क्या बोला, requirement that depends on a particular system or a business process within our organization. तो आपका ऑर्गेनाइजेशन, आपका इंस्टीट्यूशन, आपके कॉलेज के जो प्रिंसिपल्स है उसके साथ वो कितना मैच कर रहा है, इसके बेस के ऊपर हम लोग यहाँ पे कॉम्पिटिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स आइडेंटिफाई करेंगे। ओके, ठीक है। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू एवरीवन एंड दिस इज द पॉइंट, रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लानिंग। ये जो है यहाँ से हम लोग नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे, ठीक है। एट दिस पॉइंट अभी आज जो भी मैंने आपको बताया उसमें कुछ डाउट्स है तो बताओ मुझे। एनीवन, एनी डाउट्स गाइस? No, sir. Any doubts, No, anyone? sir. Okay, ठीक है। So we'll just wait for some time. Then I'll end this